कुछ दूर पर खड़े अंधेरे भूत प्रेत चीख सुनकर चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके चीख को रोक दिया। शैतानी डिम के अराजक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव से अंधकार में प्रेत भी प्रभावित होते थे। यह उच्च स्तर के अस्तित्व का स्वाभाविक उत्पीड़न था। आखिरकार शैतानी अंडाणु एक शैतान टाइटन की उत्पत्ति की शक्ति से बना था। स्तर के मामले में यह एक शैतान सम्राट से बहुत अधिक था। फिर अंधेरे प्रेत मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि यह इंसान भोला और लापरवाह है। शैतान के अंडे पर हमला करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? एट नोबल बनट एट। यदि वह इतनी निकट से शैतान के अंडे के भयानक आध्यात्मिक हमले से घायल होने के बाद अपना दिमाग नहीं खो देता तो वे अंडे को उल्टा लटकाकर निगल लेते। इसके अलावा यह इंसान पिछले कुछ समय से शैतान के अंडे को पकड़े हुए था, इसलिए शायद वह अब इसे और नहीं झेल सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह रुकता नहीं और उसके पास पहुंचने का इंतजार नहीं करता। शैतान सम्राटों को सच्चाई का एहसास हुआ और वे वांग टेंग को घूरते रहे। वे उसके शैतानी डिम से दूषित होने का इंतजार करने लगे। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी चेतना में उत्तेजना की लहरें उठ रही थीं। शक्तिशाली अराजक आत्मा उसकी आत्मा को दागदार करना चाहती थी और उसकी आत्मा को दूषित करना चाहती थी। हम्फ। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ और उसने अपनी दिव्य क्षेत्र आध्यात्मिक शक्ति के साथ अराजक उपस्थिति को बलपूर्वक नीचे धकेल दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उसकी चेतना की गहराई में बैंगनी काले धुंध से घिरे एक क्षेत्र में एक भयानक विशालकाय जानवर ने अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी और सुंदर बैंगनी काली आंखों में एक प्रतिबिंब था। आत्मा की भयावह शक्ति उसकी चेतना में बह गई। धमाका। शैतान के अराजक आध्यात्मिक हमले का विघटन हो गया। तुम्हें आज्ञाकारी रहना चाहिए, वांग टेंग ने अपने पैरों के नीचे शैतानी अंडे से ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसे फिर से उसमें घुसा दिया। छींटे। शैतान के अंडे से फिर से एक तीखी चीख निकली। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आवाजें आपस में मिल गई हों। शैतानों की धीमी बड़बड़ाहट और मरे हुए लोगों की फुसफुसाहटें थीं। यह आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। कोई भी इंसान इन आवाजों में खो सकता था। तथापि वांग टेंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए, यहां तक कि वह झिझका भी नहीं। उसकी नजर स्पष्ट और तेज थी। जब वह पहले भी अचंभित था तब अराजक आत्मा उसे प्रभावित नहीं कर सकी थी, इसलिए अब जब वह तैयार है तो वह प्रभावित नहीं होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर से चिल्लाने की कोशिश करो। वांग टेंग ने लंबी तलवार निकाली और एक बार फिर उस पर वार किया। शैतान अंडाणु। अरे यार, इस इंसान में कुछ गड़बड़ है। आध्यात्मिक हमले से वह प्रभावित क्यों नहीं हुआ? शैतान के अंडे की अपनी चेतना थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अन्य अंधकार में प्रेत भी अचंभित रह गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा था? शैतान के अंडे से इतनी नजदीकी से 2 बार आध्यात्मिक हमले झेलने के बाद भी वह सुरक्षित था। उसने शैतान के अंडे पर 2 और वार भी किए। यह अविश्वसनीय था। इस मानव पर इसका कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? चीजें उनकी समझ के विपरीत हो रही थीं। साथ ही उन्हें लगा कि उनके दिल कांप रहे हैं। वह शैतानी अंडाणु था। ये कमीना शैतानी अंडाणु के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मानव, शैतानी अंडाणु को छोड़ दो। दोनों शैतान सम्राटों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और वांग टेंग पर चिल्लाए। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आप खुद को क्या समझते हैं? वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और उदासीनता से जवाब दिया। तुम भाग्य को ललचा रहे हो। शैतान सम्राट की आंखों से क्रोध की ज्वालाएं लगभग निकल पड़ीं। वह अपने आप को क्या समझता था? वे शैतान सम्राट थे, लेकिन एक दिव्य स्तर के योद्धा ने उन्हें छोटा कर दिया। यह असहनीय था। अगर तुम इसे इतना ही चाहते हो तो आओ और छीन लो। वांग टेंग ने दोनों शैतान सम्राटों की मौत की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी उंगलियां भी उन पर टिका दी। उसकी नजरें तिरस्कार से भरी हुई थीं। शैतान सम्राटों में मौजूद काली ताकतें बिना किसी रोक टोक के फूट पड़ीं। ये कमीना बेलगाम था। उसे मार डालो। शैतान का अंडाणु वापस लाओ। दोनों शैतान सम्राट गुस्से से चिल्ला रहे थे। वे क्रोध में चिल्लाते हुए अपने हाथ हिला रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके पीछे मौजूद अंधेरे भूतों ने तुरंत हमला बोल दिया। वे सभी वांग टेंग की ओर ऐसे दौड़े जैसे उनमें एड्रेनालाइन का संचार हो गया हो। अपनी मौत के करीब आओ। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसके शरीर से एक अजीब सी हलचल निकली और लहरों की तरह फैलने लगी।
उल्कापिंड वर्षा डोमेन सक्रिय करें। चुंबकीय डोमेन सक्रिय करें। आसमान बदल गया। पूरा स्थान गहरे पीले रंग में बदल गया और हवा में विशालकाय चट्टानें तैरने लगीं। यहां तक कि जमीन भी हवा में तैरती एक विशाल चट्टान में बदल गई। बूम बूम बूम। एक बहुत बड़ा दबाव उन काली प्रेतों पर पड़ा। काली प्रेत एक प्रतिकर्षक बल में टकराए और जमीन पर गिर पड़े और उस विशाल चट्टान पर जोर से टकराए। दोनों डोमेन की शक्ति अद्भुत थी। यह कोई साधारण 1+1 समीकरण नहीं था। संयुक्त प्रभाव निश्चित रूप से 2 से अधिक थे। जब वान टेंग ने भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट की आत्मा चुराई तो उसने ग्रह को जल्दी से नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह वहीं रहा और जितने भी गुण बुलबुले वह एकत्र कर सकता था, एकत्र किए। उस क्षयग्रस्त ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र और रक्तपिपासा चरम विशेषताएं थीं। वान टेंग ने सभी लाभ प्राप्त करने के बाद ही छोड़ा। इस प्रकार उनका मैग्नेटिक डोमेन और ब्लडस्ट अल्टिमा क्रमशः 3रे और 8वें स्तर पर पहुंच गए। दोनों शैतान सम्राटों के हाव भाव फिर बदल गए। दबाव के कारण वे हिल नहीं पा रहे थे। कार्यक्षेत्र डोमेन फिर से। यह मानव योद्धा अभी दिव्य अवस्था में था। वह उस क्षेत्र को कैसे समझ सकता था जो केवल स्वर्ग स्तर के योद्धाओं के पास था। इसके अलावा उनके पास एक से अधिक डोमेन थे। तेज दिमाग वाला। यह मनुष्य अवश्य ही प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। दोनों शैतान सम्राटों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में हत्या की नीयत उभर आई। किसी भी तरह उन्हें उसे मारना ही होगा। वे उसे अब और परिपक्व नहीं होने दे सकते थे। उसने दिव्य अवस्था में ही क्षेत्रों का कौशल सीख लिया था। अगर वह स्वर्ग अवस्था में पहुंच गया तो वह कितना शक्तिशाली होगा। एक मार्शल योद्धा जितना शक्तिशाली होता है उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। एक बार जब ये प्रतिभा स्वर्ग के स्तर पर पहुंच जाती है तो वह अंधेरे गुट के लिए एक आपदा बन जाती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। दोनों शैतान सम्राटों ने जबरदस्ती इस भारी दबाव का प्रतिरोध किया। वे जमीन पर अपने पैर पटकते हुए आसमान में उड़े और सीधे वान टेंग की ओर बढ़े। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? वान टेंग ने व्यंग्य किया। उसने दोनों शैतान सम्राटों के बीच नजरों के आदान प्रदान को देखा था। उसने अपनी उंगली उठाए जाना। उसके चारों ओर मौजूद विशालकाय चट्टानें अचानक हिलने लगीं और दोनों शैतान सम्राटों पर हमला करने लगीं। ये चट्टानें चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में तोपों की तरह थीं। विशाल चट्टानों से एक शक्तिशाली बल उतार चढ़ाव निकला। यह कोई साधारण हमला नहीं था। दोनों शैतान बादशाहों के चेहरे बदल गए। वे अनगिनत पत्थर की तोपों से बचने के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। बूम बूम बूम। दुर्भाग्य से उन्होंने इस कदम की ताकत को कम करके आंका। अचानक ही बहुत सारे विशाल पत्थरों ने उस जगह को भर दिया था। उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे विशाल चट्टानों के बीच से होकर निकलना चाहते थे, लेकिन पीछे से एक और चट्टान तेजी से आ रही थी। शैतान सम्राटों के चेहरे पर भयानक भाव जम गए। विशाल चट्टानों की छाया उनके शरीर पर छा गई और वे एक जोरदार धमाके के साथ गिरे। उनके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए वे केवल अपनी अंधेरी शक्ति से ही रक्षा कवच बना सकते थे। धमाका। विशाल चट्टानें टूट गईं और दोनों शैतान सम्राट पीछे की ओर गिर गए। उनके शरीर हवा में उछलने लगे। यहां तक कि उनके शैतानी कवच भी थोड़े से टूट गए। वे दुखी लग रहे थे। उन्होंने अपने ऊपर मंडरा रहे दबाव का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। स्थिर होने के बाद उन्होंने अपनी भौहें हिंसक रूप से सिकुड़ी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते और भी पत्थर उन पर टूट पड़े। बूम बूम बूम। शैतान सम्राटों ने आंखें मूंद लीं। प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन पर फिर से प्रहार हुआ। वान टेंग हवा में तैरते हुए अपनी उंगली ऊपर उठा रहा था। और भी बड़ी चट्टानें नीचे गिर रही थीं। दोनों शैतान सम्राट कठपुतलियों की तरह थे जिन्हें वान टेंग इधर उधर फेंक रहा था। प्रतिरोध करने के उनके प्रयास व्यर्थ थे। गर्जन गर्जन। वे घायल जंगली जानवरों की तरह क्रोध में चिल्लाते रहे, लेकिन ये सब बेकार था। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने जीवन में ऐसी स्थिति का अनुभव किया था। शैतानी कवच वाले काले भूत प्रेत बहुत शक्तिशाली थे। आमतौर पर वे दूसरों को यातना देते थे। यह उनका पहला मौका था जब वे यातना के शिकार हुए थे। दबाव के कारण नीचे स्थिर खड़े काले भूत प्रेत स्तब्ध रह गए। वे अपने हाव भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। वे सभी आंखें फाड़े इस दृश्य को देख रहे थे। उनके शैतान सम्राटों को बहुत बुरी तरह पीटा जा रहा था। यह
सभी शैतानी कवचधारी अंधेरे प्रेत जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, उनकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। हे भगवान, यह इंसान तो डरावना है। बंजर भूमि के टुकड़े पर पीले बल से बनी एक गहरी पीली रोशनी की ढाल ने जमीन को इस प्रकार ढक लिया था जैसे कोई कटोरा उल्टा हो। ये वान टेंग का उल्कापिंड वर्षा क्षेत्र था। क्षेत्र में लगातार विस्फोट हो रहे थे। नीचे की ओर स्थित अंधेरे भूत प्रेत स्तब्ध थे। दोनों शैतान सम्राट सभी हमलों से भ्रमित थे। उनके दिमाग में हलचल मची हुई थी। कई बड़ी चट्टानों से टकराने के बाद कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। शैतान कवच जाति का शैतान कवच मजबूत और कठोर था। साधारण मार्शल योद्धा इसे भेद नहीं सकते थे। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। जब तक किसी के पास ताकत होती, वे कुछ भी तोड़ सकते थे। इस प्रकार वान टेंग ने उनकी कमजोरियों पर हमला नहीं किया। उसके लिए शैतानी कवच वाले अंधेरे भूत प्रेत कमजोरियों से भरे हुए थे। उन्हें हराने के लिए वह क्रूर बल का इस्तेमाल करेगा। वान टेंग एक विशाल चट्टान पर खड़ा था और चुपचाप दूसरे पक्ष को देख रहा था। उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह कभी भी किसी से खेल में नहीं हारा था। उसके उल्कापिंड वर्षा क्षेत्र में पर्याप्त चट्टानें थीं और वह लगातार नई चट्टानें बना सकता था। उसे पर्याप्त चट्टानें न होने की चिंता नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कभी भी नीचे स्थित अंधेरे प्रेतों के लिए चीजों को आसान बनाने की योजना नहीं बनाई। जब उसने उन काले भूतों की ओर देखा तो वे डर से कांप उठे। उन्हें लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। वान टेंग के होठों के किनारे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसकी उंगली की नोक से कई विशाल चट्टानें हिलने लगीं जो नीचे की काली छायाओं पर निशाना साध रही थीं। सिग्मा डिग्री अंडरस्कोर। उसकी मुस्कान देखकर सभी अंधेरे प्रेत एक साथ अनियोजित ढंग से एक कदम पीछे हट गए। बूम बूम बूम। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। विशालकाय चट्टानें नीचे की ओर जाने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो उल्कापिंडों की बारिश हो रही हो। भागो, एक अंधेरे भूत ने चिल्लाकर कहा। उसने शैतानी अंडाणु को छोड़ दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। सभी अंधेरे प्रेत पागल हो गए। वे अपने आसपास के दबाव का बेतहाशा विरोध करते हुए सभी दिशाओं में भागने लगे। उन्हें बहुत डरपोक होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दो शैतान सम्राट उनके लिए एक चेतावनी थे। उनकी हालत दयनीय थी। शैतान सम्राट भी इस मानव के आक्रमण का प्रतिरोध नहीं कर सके। वे क्या कर सकते थे? लेकिन इस क्षेत्र में चाहे उन्होंने भागने की कितनी भी कोशिश की हो, वे अभी भी विशाल चट्टानों की आक्रमण सीमा के भीतर ही थे। विशाल चट्टानें उनके शरीर से टकराकर उन्हें जमीन पर गिरा देती थीं। उनके शैतानी कवच पर दरारें पड़ जाती थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर गर्जन गर्जन गर्जन। युद्ध के मैदान में पीड़ा की चीखें लगातार गूंज रही थीं। शैतानी कवच वाले ये काले भूत प्रेत खाने के लिए तैयार किए जा रहे मांस के टुकड़ों की तरह थे। उन्हें कई बार पीटा गया ताकि उनका मांस नरम हो जाए और फिर उन्हें मसाला लगाया जा सके। हाँ, यह तरीका बुरा नहीं है। वान टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। उसे लगा कि उसकी फोर्स शेफ महारत थोड़ी बढ़ गई है। यह विधि जितनी सरल थी, यह उतनी ही स्वादिष्ट थी। भागो मत, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें डोमेन तोड़ना होगा। यह मनुष्य तो बस एक दिव्य स्तर का योद्धा है। भले ही उसने प्रभुत्व की शक्ति को समझ लिया हो, लेकिन वह एक बड़े क्षेत्र को घेरने में सक्षम नहीं होगा। आइए इस डोमेन को तोड़ने के लिए मिलकर काम करें। कुछ अंधेरे प्रेत हार मानने को तैयार नहीं थे और गुस्से से चिल्ला रहे थे। वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि वे केवल उस क्षेत्र को नष्ट करके ही विशाल चट्टानों से बच सकते थे। किसी डोमेन का प्रभाव क्षेत्र उसके स्तर से जुड़ा होगा। स्तर जितना ऊंचा होगा, दायरा उतना ही व्यापक होगा, शक्ति उतनी ही मजबूत होगी और उसे तोड़ना उतना ही कठिन होगा। अंधेरे प्रेत निश्चित थे कि इस क्षेत्र को तोड़ना कठिन नहीं था क्योंकि वान टेंग केवल एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा था। वे रेंकर ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ काले भूतों ने बड़ी चट्टानों का प्रतिरोध करने में मदद की, जबकि बाकी लोग डोमेन के किनारे की ओर भाग गए। अंधेरे प्रेत मौत के सामने जीने की तीव्र इच्छा रखते थे। उन्होंने डोमेन पर हमला करने के लिए सभी तरीके आजमाए और आश्चर्यजनक रूप से उल्कापिंड वर्षा डोमेन कांपने लगा। हाँ, आगे है। वे और भी अधिक मेहनत करने लगे। वान टेंग ने आंखें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। चूंकि तुम नरक जाने की जल्दी में हो, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। वह चट्टानों की बौछार को नियंत्रित करता रहा ताकि अंधेरे भूत उसके क्षेत्र को और नुकसान न पहुंचा सके। इससे उसे और समय मिल गया। साथ ही उसने आसमान की ओर इशारा किया।
अनगिनत विशाल चट्टानें एक ही स्थान पर एकत्रित होकर एक दूसरे से टकराने लगी और आकाश में एक विशाल गेंद का निर्माण करने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये गेंद एक छोटे आकार के क्षुद्रग्रह जितनी बड़ी थी। नीचे की ओर खड़ी काली छायाएं ऊपर देखने लगी। उनके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई और उनके सिर सुन्न हो गए। वह क्या है? अंधेरे भूतों का झुंड डर से कांप रहा था। वे बेकाबू होकर सांस ले रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बेशक शैतानी कवच से ढके उनके चेहरों पर कोई भाव था या नहीं। हालांकि उनकी आंखों से उनके डर और आश्चर्य को समझा जा सकता था। वांग टेंग ने अचानक विशाल चट्टानों के हमले को रोक दिया। दोनों शैतान सम्राट लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। उनके कवच के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे और वे दुखद स्थिति में थे। बेटे, तुम हमें नहीं मार सकते। गैबेट्रॉस ने अपने होठों के किनारे से टपकते काले खून को पोंछा। वह थका हुआ और गुस्से में लग रहा था। तुम तो बस एक दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा हो। अब तुम्हारा जोश खत्म हो गया होगा। क्या आपको लगता है कि आप हमें एक ही डोमेन से हरा सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि शैतान सम्राटों और दिव्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच एक खाई है? गडबॉ ने अपने शरीर पर असहनीय दर्द को सहन किया और नाराजगी से वांग टेंग को देखा। उनका सारा ध्यान वांग टेंग पर था। वे चाहते थे कि वे उसे टुकड़ों में फाड़ दें, इसलिए वे उस विशाल क्षुद्रग्रह को नहीं देख पाए जो कुछ दूरी पर बढ़ रहा था। नीचे की काली छायाएं उन्हें याद दिलाना चाहती थीं, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही गैबेट्रॉस फिर से बोल पड़ा। मानव, अब हम अपना हिसाब चुकता कर सकते हैं। मैं तुम्हें आसान मौत नहीं मरने दूंगा। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। एट नो विल बिन एट। क्या चट्टानों ने उनकी समझ खत्म कर दी? क्या वे उस क्षुद्रग्रह को नहीं देख सकते? वे अभी भी मुझे क्यों धमका रहे हैं? नीचे की काली छायाएं अब इसे सहन नहीं कर सकी। श्रीमान, अंततः एक शैतान राजा अनियंत्रित होकर चिल्लाया। क्या? गैडबॉ ने अधीरता से जवाब दिया। ये बेकार के निम्न स्तर के साथी किसी काम के नहीं थे और अभी भी परेशानी खड़ी कर रहे थे। सर, उधर देखिए। शैतान राजा ने मुंह में लार भरी और आकाश की ओर इशारा किया। अपना सिर देखो। गडबॉ क्रोधित हो गया। हालांकि उसने फिर भी अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक छोटे क्षुद्रग्रह के आकार का एक विशाल पत्थर का गोला बहुत तेज गति से बन रहा था। यह उनके सिर के ऊपर बाईं ओर तैर रहा था। दो शैतान सम्राट। जाओ। वांग टेंग के मुंह से एक ठंडी चीख निकली। दोनों शैतान सम्राटों को लगा कि उनके दिल की धड़कन रुक गई है। उन्हें बुरा लग रहा था। अगले ही पल छोटा क्षुद्रग्रह नीचे की ओर अंधेरे भूतों को निशाना बनाए बिना जमीन पर गिर गया। इसके बजाय इसका निशाना दो अचंभित शैतान सम्राटों पर था। धमाका। छोटा सा क्षुद्रग्रह आसमान से तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। उसके आसपास का स्थान इस तरह दरकने लगा मानो वह दबाव झेल नहीं पा रहा हो। शैतान सम्राटों ने क्षुद्रग्रह को तब तक घूरा जब तक उनकी आंखें बाहर नहीं निकल आईं। वे अचंभित थे। एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा इतना शक्तिशाली हमला कैसे कर सकता है? लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। हालांकि क्षुद्रग्रह बहुत बड़ा था, लेकिन वह बहुत तेज गति से नीचे आ रहा था। इसने उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। शैतान परिवर्तन। दोनों शैतान सम्राटों ने इस विशाल चट्टान की जबरदस्त गति को महसूस किया, इसलिए उन्होंने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। दोनों ने अपने शैतानी रूप को सक्रिय कर दिया। उनके शरीर से चमकती हुई काली रोशनी निकल रही थी। दो दुष्ट और अराजक आभाएं तेजी से ऊपर चढ़ रही थीं। दोनों शैतान सम्राट छोटे काले सूरज की तरह थे। अंततः उन्हें उस विशालकाय चट्टान का आभास हुआ, जो दोनों से हिंसक रूप से टकराए। धमाका। वहां एक भयानक विस्फोट हुआ। एक भयावह शक्ति ने दो काले सूरजों को जमीन की ओर धकेल दिया। फिर नीचे मौजूद काली छायाएं भी हमले की चपेट में आ गईं। धमाका। धरती को हिला देने वाले विस्फोट के बाद उल्कापिंड वर्षा क्षेत्र शांत हो गया। डोमेन के बाहर एक युद्धयान तेज गति से उड़ा और अंततः डोमेन के किनारे पर उतरा। इससे पहले कि युद्धयान आधिकारिक रूप से उतरता, मार्शल योद्धाओं का एक समूह नीचे कूद पड़ा। पैगी उनमें से एक थी। तीसरे फ्रंटलाइन बेस से जनरल डाटे भी समूह में थे। पैगी और अन्य लोग वापस आ गए थे और शैतान के अंडे की खोज की सूचना दी थी। जनरल डाटे अब और शांत नहीं बैठ सके। वे स्वयं जल्दी से वहां पहुंचे। पैगी और अन्य लोगों को याद आ गया कि वांग टेन कहां गया था। हिंसक बल उतार चढ़ाव भी उन्हें जल्दी से स्थान खोजने में मदद करते हैं।
जनरल डाटे आगे चल रहे थे। वे जमीन को ढांकती गहरे पीले रंग की रोशनी की ढाल को घूर रहे थे। कार्यक्षेत्र। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे यहाँ कोई डोमेन देखने की उम्मीद नहीं थी। कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। यहाँ डोमेन क्यों है? पैग्गी और बाकी लोग आगे बढ़ते हुए भौहें सिकोड़ रहे थे। वे सामने के क्षेत्र को घूर रहे थे। वे जानते थे कि कुछ प्रतिभाएं स्वर्ग स्तर तक पहुंचने से पहले ही प्रभुत्व की शक्ति को समझ सकती हैं, लेकिन यह अत्यंत दुर्लभ था। 1,00,000 मार्शल योद्धाओं में से केवल एक ही ऐसा करने में सक्षम हो सकता था। इस डोमेन की शक्ति को देखते हुए, ये सिर्फ एक डोमेन नहीं था। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वान टेंग ने इसे अंजाम दिया है। शायद मेजर वान टेंग यहाँ नहीं है, पैग्गी ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। दिलचस्प। जनरल डाटे मुस्कुराए। उसने मुख्य बेस से जनरल कैमरून से संपर्क किया था और वान टेंग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। इसलिए वह जानता था कि महान कियान ग्रह का ये बैरन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। यदि वह ऐसा करता तो शायद वह इस क्षेत्र की शक्ति को समझ सकता था। हालांकि पेगी की तरह उसे भी लगा कि यह डोमेन बहुत शक्तिशाली है। कुछ मार्शल योद्धा जो अभी अभी स्वर्ग के चरण में प्रवेश कर रहे हैं, वे भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जनरल डाटे ने कहा, जब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसे बहुत सावधान रहना था क्योंकि यह शैतानी अंडाणु के बारे में था। उसके हाथ की एक लहर से उसके शरीर से एक अजीब सी हलचल निकली। ये डोमेन की शक्ति थी। आमतौर पर वह किसी के इलाके में बेतहाशा घुसने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। कोई नहीं जानता था कि अंदर कौन है। इसके अलावा अगर वह किसी शक्तिशाली योद्धा के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो दूसरा पक्ष इसे उकसावे के रूप में देख सकता है। अगर उनका स्वभाव अच्छा है तो वे उससे जवाब मांग सकते हैं। हालांकि अगर वह किसी चिड़चिड़े व्यक्ति से मिलता है तो युद्ध अपरिहार्य है। लेकिन रास्ते में उन्हें वान टेंग का कोई पता नहीं चला, इसलिए यह एकमात्र स्थान था जहां वह हो सकता था। उन्हें प्रवेश करना पड़ा। वान टेंग अकेले ही कई अंधेरे भूतों का सामना कर रहा था और उसके पास शैतानी अंडाणु था। वह अत्यधिक खतरे में था। जनरल डाटे के पास संकोच करने का समय नहीं था। सौभाग्य से वे नंबर 29 रक्षा गृह पर थे। यहाँ साम्राज्य से केवल अंधेरे भूत और सैन्य मार्शल योद्धा थे, इसलिए चर्चा के लिए जगह थी। उनका मानना था कि दूसरा पक्ष समझ जाएगा। डोमेन पावर जनरल डाटे के शरीर से बाहर फैल गई, जिसने पेगी और अन्य लोगों को अंदर से घेर लिया। फिर जनरल डाटे की डोमेन पावर ने गहरे पीले रंग के डोमेन में एक छोटी सी दरार खोल दी और सभी ने सीमा पार कर ली। ये था डोमेन का प्रसार। केवल प्रभुत्व संपन्न मार्शल योद्धा ही ऐसा कर सकते थे तथा उनके प्रभुत्व की शक्ति दूसरे पक्ष की शक्ति से अधिक मजबूत होनी चाहिए थी। इसलिए कोई यह कह सकता है कि जनरल डाटे का क्षेत्र वान टेंग के क्षेत्र से ज्यादा शक्तिशाली था। अगर ऐसा नहीं है तो उसे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे तोड़ना होगा। जनरल डाटे और अन्य लोगों ने अपने चारों ओर देखा। वे दंग रह गए। शैतानी कवच की काली छायाएं जमीन पर चिपकी हुई थीं, सभी दिशाओं में पड़ी हुई थीं। उनका शैतानी कवच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और कुछ पहले ही बेहोश हो चुके थे। बाकी लोग दर्द से कराह रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर कराहना। काले प्रेत कराह रहे हैं। पैग्गी और बाकी लोग दंग रह गए। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। यहां तक कि जनरल डाटे भी अचंभित रह गए, खासकर जब उन्होंने जमीन पर 2 शैतान सम्राटों को देखा। क्या वान टेंग ने ऐसा किया? वह वान टेंग की आकृति की तलाश में अपने ऊपर देखने लगा। जनरल डाटे, आप यहां क्यों हैं? जब वे उसके क्षेत्र में दाखिल हुए तो वान टेंग को पहले से ही उनकी उपस्थिति का आभास हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि तीसरे फ्रंटलाइन बेस का कमांडर व्यक्तिगत रूप से आएगा। ये शैतान का अंडा है। जनरल डाटे ने तुरंत वान टेंग के पैरों के पास शैतान के अंडे को देखा और आंखें सिकोड़ लीं। जब शैतान का अंडा प्रकट हो गया है तो मैं कैसे ना हूं? उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। शैतान अंडाणु कोई मुद्दा नहीं है। यह अभी भी शिशु अवस्था में है, इसलिए ये खतरनाक नहीं है, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जनरल डाटे, मुद्दा नहीं। यह आदमी ऐसी बात कैसे कह सकता है? किसी भी तरह से यह अभी भी शैतानी अंडा है, इसलिए हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हम इसे सावधानी से नहीं संभालेंगे तो ये तबाही का कारण बन सकता है, जनरल डाटे ने धीमी आवाज में कहा। वान टेंग ने सिर हिलाया। उसने इनकार नहीं किया क्योंकि शैतानी अंडा वाकई खतरनाक था। वे भाग्यशाली थे कि उनके पास वह व्यक्ति था।
उसमें इस स्थिति से निपटने का आत्मविश्वास था। दूसरे योद्धा अगर आते तो मर जाते। वे भी इस शैतानी अंडे की खबर नहीं फैला पाते। जनरल डाटे को ये बात पता थी, इसलिए वह स्वयं को भाग्यशाली समझते थे। वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने वान टेन को भेजा। उसके पास वह प्रकाश बल था जो शैतान के डिम्ब को रोक सकता था, जिससे ये परिणाम प्राप्त हुआ। तुमने इन सभी काले भूतों का ख्याल रखा। जनरल डाटे ने आसपास के माहौल को देखा। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। ये काले प्रेत बहुत दयनीय लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अभी अभी सताया गया हो। उसने ये कैसे किया? जनरल डाटे को समझ नहीं आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पेगी और बाकी लोग भी हैरान थे। क्या वान टेंग ने ईमानदारी से इन सभी अंधेरे भूतों का ख्याल रखा था? लेकिन किस तरह की विधि से इन अंधेरे प्रेतों को इस अवस्था तक यातना दी जाएगी? खांसी। मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। वान टेंग ने सभी की अजीब निगाहों को देखा और अजीब तरह से खांसने लगा। जनरल डाटे को जब वान टेंग से पुष्टि मिली तो वे अचंभित रह गए। इस दिव्य मंच के मार्शल योद्धा ने शक्तिशाली शैतान कवच वाले अंधेरे प्रेतों के झुंड को इतनी बुरी तरह से हराया। यह अकल्पनीय था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वहां 2 शैतान सम्राट थे। एट नोबलबन एट। ये किसी उच्च स्तर के व्यक्ति के साथ लड़ाई थी। फिर भी वह उन्हें तब तक हराने में कामयाब रहा जब तक कि वे विरोध करने में असमर्थ हो गए। कोई भी यह कह सकता था कि अंधेरे प्रेत वान टेंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। यह एक तरफा लड़ाई थी। भगवान की संतान वान टेंग निश्चित रूप से ब्रह्मांड में एक दुर्लभ प्रतिभा थे। वास्तव में वह सरल नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि जनरल कैमरून ने उसे यहां भेजा। खैर, जनरल कैमरून को भी शायद यह नहीं पता था कि वान टेंग कितना डरावना था। जनरल डाटे को अचानक वह दिन याद आ गया जब उन्होंने जनरल कैमरून से संपर्क किया था। दूसरे पक्ष को मेजर वान टेंग की क्षमता पर थोड़ा संदेह था। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। चीजें और भी दिलचस्प होती जा रही थीं। वान टेंग के प्रदर्शन के बारे में जानकर जनरल कैमरून की अभिव्यक्ति कैसी होगी? जनरल डाटे ही हैरान नहीं थे। पैग्गी और बाकी लोग भी सदमे में थे। उन्हें शांत होना मुश्किल लग रहा था। उन्हें वान टेंग के जवाब पर कभी संदेह नहीं हुआ। वह अकेला ही वहां मौजूद था, इसलिए कोई और नहीं हो सकता था। इसके अलावा उसे उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। सैन्य व्यवस्था के माध्यम से ही उन्हें पता चल जाता था कि सैन्य कारनामे वास्तविक हैं या नहीं। झूठ बोलना अनावश्यक था। राक्षस। पैग्गी और अन्य लोग मन ही मन विलाप करने लगे। उसने अकेले ही कई सारे काले भूतों को मार डाला। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। वान टेंग को उनकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। उसने अभी तक मृत अंधेरे प्रेतों द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले एकत्र नहीं किए थे। इकट्ठा करना। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति मुक्त की और गुण बुलबुले को ऊपर खींच लिया। नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 1500। दिव्य क्षेत्र आत्मा 300। नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 5000। दिव्य क्षेत्र आत्मा 1200। शैतान कवच तारांकन 300। शैतानी रूपांतरण तारांकन 600। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 6000। दिव्य क्षेत्र आत्मा 1350। शैतानी रूपांतरण तारांकन 500। शैतान कवच तारांकन 400। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। इतना खराब भी नहीं। इस दौर में उसने कई डार्क एलिमेंट विशेषता बुलबुले प्राप्त किए। डार्क प्रेत को मारने के उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। ध्यान रहे, शैतान सम्राटों को मारना आसान नहीं था। उसे कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा नक्षत्रों की डार्क फोर्स मिली। इससे उसे सफलता की सीमा तक पहुंचने में मदद नहीं मिली। उसकी डार्क फोर्स अभी भी ग्रह चरण के 7वें स्तर पर थी, लेकिन ये बहुत बढ़ गई थी। तारामंडल डार्क फोर्स 61,000 बटा 70,000 ग्रहीय चरण 7वां स्तर। जहां तक दिव्य क्षेत्र आत्मा की बात है, उसे 5300 अंक प्राप्त हुए। पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक आत्मा विशेषताएं थीं, इसलिए वान टेंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा शुद्ध हो रही है। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये आध्यात्मिक गुण व्यर्थ नहीं जाएंगे। हालांकि उसे अभी भी थोड़ा ढीलापन महसूस हो रहा था। हालांकि उसकी आत्मा शुद्ध हो गई थी, वह पर्याप्त रूप से जमी हुई नहीं थी। यह शाही जैड के टुकड़े जैसा था। शुद्धता तो अच्छी थी, लेकिन इसमें बस एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा था। स्वाभाविक रूप से यह जैड के पूरे ब्लॉक जितना मूल्यवान नहीं था। वान टेंग ने कुछ देर तक सोचा, लेकिन कोई बेहतर विचार नहीं सूझा।
उसने उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद उसके पास शैतान कवच विशेषता के 3500 अंक थे। शैतान कवच 1700 5000 विशेष। उनका शैतानी कवच कौशल निपुणता से विशेषज्ञता के स्तर तक बढ़ गया। वांग टेन को लगा कि इस कौशल में उनकी दक्षता अधिक है। अंत में उसके पास शैतानी परिवर्तन के 3200 अंक थे। आखिरी निर्णायक क्षण में सभी अंधेरे प्रेत अपने शैतानी परिवर्तन को सक्रिय करने का फैसला करते हैं, लेकिन वे अभी भी वांग टेन के भयावह क्षेत्र का विरोध करने में विफल रहे। इसके बजाय वांग टेन ने उनके प्रयासों से लाभ उठाया। जितना अधिक उन्होंने संघर्ष किया, उतने ही अधिक गुण बुलबुले उनसे छूटते गए। शैतान रूपांतरण 5300/10000 बड़ी उपलब्धि। वांग टेंग ने कभी भी शैतानी रूपांतरण का प्रयोग नहीं किया था, मुख्यतः इसलिए कि उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला था। एक बार जब वह इस कौशल को सक्रिय कर लेता है तो उसकी क्षमता कुछ स्तरों तक बढ़ जाती है, लेकिन दबाव भी बहुत अधिक होता है। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो वह इसका उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा यह अंधेरे प्रेतों का एक हुनर था, वह इसे बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर नहीं तो दूसरे लोग सोच सकते थे कि वह एक अंधेरा प्रेत है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। किसी भी तरह से इस दौर में उन्हें अच्छा लाभ मिला। हमें चले जाना चाहिए। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और उल्कापिंड वर्षा क्षेत्र धीरे धीरे फैल गया, जिससे बाहर का आकाश दिखाई देने लगा। मेजर वांग टेंग, चिंता मत करो, तुम्हारे प्रयासों की रिपोर्ट साम्राज्य को दी जाएगी। कोई भी तुमसे तुम्हारा पुण्य नहीं छीन सकता। तुम शांति से जा सकते हो। डाटे ने दया से वांग टेंग की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था? वह अभी भी शैतान के डिम से दूषित था। डाटे ने मन ही मन आह भरी। उन्हें शैतान का अंडा तो मिल गया, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति खो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह अच्छी बात है या बुरी। पैगी और अन्य लोग वांग टेंग को दुख से देख रहे थे, मानो वह जल्द ही मर जाएगा। मेजर वांग टेंग, आप हमारे हीरो हैं, पैगी ने कहा। हमारे हीरो को? जनरल डाटे ने वांग टेंग को सलाम किया। अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और एक स्वर में उन्हें सलामी दी। वांग टेंग, ये पहली बार था जब उन्हें किसी नायक जैसा व्यवहार पसंद आया, लेकिन वो खुश नहीं था। हीरो आपका सिर। आपका क्या मतलब है कि मैं शांतिपूर्वक जा सकता हूं? क्या उन्होंने सोचा था कि वह मरने वाला है? वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। मेजर वांग टेंग, जनरल डाटे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वांग टेंग ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। रुको जनरल डाटे, क्या तुम कुछ गलत समझ गए? एड्स बाय पब फ्यूचर। मेजर वांग टेंग, हम समझते हैं आप एक अद्भुत प्रतिभा हैं, इसलिए आप इस तरह से जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। आह, जनरल डाटे ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग, तुम्हें क्या पता, तुम लोग ही हैं जो स्थिति को नहीं समझते। वांग टेंग इतना निराश था कि उसे खून की उल्टी आने लगी। वो उन्हें बातचीत जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने जल्दी से कहा, जनरल डाटे, क्या आपको लगता है कि मैं शैतान के अंडे से संक्रमित हो गया हूं? हर कोई दंग रह गया। क्या आप नहीं हैं? जनरल डाटे ने कुछ हिचकिचाहट के बाद पूछा। क्या मैं संक्रमित दिख रहा हूं? वांग टेंग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। जनरल डाटे ने वांग टेंग को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वांग टेंग बिल्कुल भी संक्रमित नहीं लग रहा था। पेगी और बाकी लोग हैरान रह गए। उनके दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार आया, वांग टेंग संक्रमित नहीं था। वह शैतान के डिम के संदूषण और आकर्षण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने में कामयाब रहे। ठीक है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं ठीक हूं, वांग टेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। उनकी निगाहों से वह असहज महसूस कर रहा था। क्या आप निश्चित हैं कि आप शैतानी अंडाणु के जादू का विरोध करने में सफल रहे हैं? जनरल डाटे ने हैरानी से पूछा। क्या मैं नहीं कर सकता? वांग टेंग ने उससे पूछा। जनरल डाटे को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दें। उन्होंने थोड़ा अजीब तरीके से कहा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह अविश्वसनीय है। किसी ने भी इतनी नजदीकी से और बिना किसी चेतावनी या बचाव के शैतानी अंडे के जादू का विरोध नहीं किया है। कृपया सामान्य ज्ञान के आधार पर मेरा मूल्यांकन न करें, वांग टेंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। जनरल डाटे, पैगी और अन्य, ये शेखी बघारने का एक बहुत अच्छा तरीका था। मेजर वांग टेंग, यह एक महत्वपूर्ण मामला है।
भले ही आप संक्रमित ना हो, लेकिन वापस जाने पर आपको कई निरीक्षणों से गुजरना होगा। जनरल डाटे ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं सहयोग करूंगा। उसे यकीन था कि जब तक वह अपनी काली शक्ति का खुलासा नहीं करेगा, तब तक उसका पता नहीं चलेगा। जनरल डाटे को जब उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे पर नजर पड़ी तो उन्हें उस पर थोड़ा और विश्वास होने लगा। हमें शैतानी डिम के साथ क्या करना चाहिए? वान टेंग ने पूछा। एट नोबल बनेट एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल डाटे ने अजीब तरह से खांसी। आपके पास अभी तक कोई योजना नहीं है? वान टेंग ने अपनी आंखें बड़ी करके आश्चर्य से पूछा। जनरल डाटे ने शर्मिंदगी से कहा, हम जल्दबाजी में आए थे, इसलिए हमें कोई योजना बनाने का मौका नहीं मिला। वान टेंग अवाक रह गया। अब हमें क्या करना चाहिए? हम मुख्य बेस पर वापस जाएंगे और इसे सील कर देंगे। जनरल डाटे ने कहा, सौभाग्य से ये शैतानी अंडाणु अभी भी शिशु अवस्था में है, इसलिए अगर हम दूर रहें तो हमें संक्रमण नहीं होगा। यही एकमात्र तरीका है। वान टेंग ने सिर हिलाया। उसने फिर पूछा, आप लोगों ने अतीत में इससे कैसे निपटा? हमें महान कियान साम्राज्य के इतिहास में बहुत ज्यादा शैतानी अंडे नहीं मिले हैं। ज्यादातर मामलों में शक्तिशाली मार्शल योद्धा उन्हें तुरंत नष्ट कर देते हैं। इन मार्शल योद्धाओं को शाश्वत अवस्था या उससे ऊपर होना चाहिए, जनरल डाटे ने कहा। अनंत चरण के मार्शल योद्धा? वान टेंग ने कहा। हाँ, शैतानी अंडा शैतान टाइटन्स द्वारा बनाया गया है, इसलिए केवल शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ही इसे नष्ट कर सकते हैं, जनरल डाटे ने समझाया। वान टेंग ने सिर हिलाया। उसने पूछना बंद कर दिया और शैतानी अंडाणु को बाहर ले गया। ज्यादा पास मत आना, मैं शैतान के अंडे से संक्रमित नहीं होना चाहता। जनरल डाटे जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। वान टेंग, अरे, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। एक स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में क्या आप कम डरपोक हो सकते हैं? केवल एक ही अंतरिक्ष यान है, मैं वापस कैसे आऊंगा? वान टेंग ने असहाय होकर पूछा। चिंता मत करो, मैंने एक अंतरिक्ष यान तैयार कर लिया है, तुम अकेले ही वापस उड़ सकते हो। जनरल डाटे ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक और अंतरिक्ष यान निकाला। वान टेंग ने शैतान के अंडे को चुपचाप अंतरिक्ष यान के ट्रंक में रख दिया। ट्रंक कुछ हद तक शैतान के अंडे को अलग करने में सक्षम था। जनरल डाटे और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद उन्होंने युद्ध क्षेत्र को साफ किया और अंतरिक्ष यान में चढ़ने से पहले अंधेरे प्रेतों के शवों को अपने अंतरिक्ष उपकरणों में रख दिया। दोनों अंतरिक्ष यान एक साथ मुख्य बेस की ओर उड़े। वे तीसरी अग्रिम पंक्ति की ओर वापस नहीं लौटे। इसके बजाय वे सीधे मुख्य बेस पर चले गए। केवल मुख्य बेस में ही शैतान के अंडे को सील करने की सुविधा थी। आधे घंटे बाद वे सफलतापूर्वक मुख्य बेस पर पहुंच गए। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पार्किंग स्थल पर उतरा। क्षेत्र को खाली कर दिया गया था। कुछ रिसेप्शन कर्मियों के अलावा वहां कोई नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल डाटे ने उनके पहुंचने से पहले ही मुख्य बेस को सूचित कर दिया था और उनसे आवश्यक तैयारी करने को कहा था। वान टेंग उस समय दंग रह गया जब उसने शैतानी अंडाणु को नीचे उतारा। जनरल कैमरून। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बेस के कमांडिंग जनरल उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेंगे। जनरल कैमरन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा किया। वे आगे बढ़े और वान टेंग के कंधे पर थपथपाया। उसके मन में कई विचार और भावनाएं थीं। ये युवक हाल ही में 29 नंबर के डिफेंस प्लेनेट में आया था और पहले से ही ऐसी योग्यताएं हासिल कर चुका था। इस बार भी उसने गलती की। ये कुछ भी नहीं है, वान टेंग ने जवाब दिया। जनरल कैमरून दंग रह गए। उन्हें वान टेंग से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस आदमी ने इसे इतना सरल बना दिया कि जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि इसने बस एक छोटा सा मामला सुलझा दिया है। जनरल डाटे और पैगी ने अजीब भाव भंगिमाएं बनाई। जनरल कैमरून ने शैतान के अंडे को नाप कर देखा। वह शैतान के अंडे से सिर्फ आधा मीटर की दूरी पर था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे साबित हुआ कि वह कितना शक्तिशाली था। मेरे पीछे आओ। जनरल कैमरून मुड़े और आगे बढ़े। आप पहले जा सकते हैं, मैं इसका ध्यान रखूंगा, वान टेंग ने जनरल कैमरून के साथ जाने से पहले पैगी और अन्य लोगों से कहा। वान टेंग की पीठ को देखकर टीम को थोड़ी चिंता हुई। वह शैतानी अंडाणु था। क्या मेजर वान टेंग ठीक होंगे? वे निश्चित नहीं थे। वे केवल अपने दिल में उसके लिए प्रार्थना कर सकते थे। वे वान टेंग के साथ सिर्फ एक मिशन पर गए थे, लेकिन उसने उनकी अच्छी देखभाल की।
उसके बिना उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट सकता था। फिर भी वे सभी अब वापस आ गए थे। यद्यपि कुछ लोग घायल हुए, लेकिन उनकी चोटें जीवन के लिए खतरा नहीं थी। वे वांग टेंग के प्रति कृतज्ञ थे, इसलिए उन्हें आशा थी कि वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन किसी कारणवश जब उन्होंने मेजर वांग टेंग को शैतानी अंडाणु को हल्के फुल्के ढंग से ले जाते देखा तो उन्हें ये थोड़ा अजीब लगा। वांग टेंग को नहीं पता था कि उसकी टीम क्या सोच रही थी। वह जनरल कैमरून का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां कड़ी सुरक्षा थी। उसे अपने चारों ओर छिपी शक्तिशाली आभा का हल्का सा एहसास हो रहा था। वे एक धातु निर्मित इमारत में दाखिल हुए और लिफ्ट से बेसमेंट 10 में पहुंचे। ये सही था, इस इमारत में जमीन से नीचे 10 मंजिलें थीं। वांग टेंग सीधे सबसे निचली मंजिल पर गया। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकला, उसने अपने चारों ओर मजबूत धातु की दीवारें देखी। वे सफेद रोशनी में चमक रही थीं और एक मोटी प्रकाश शक्ति का उत्सर्जन कर रही थीं। यह एक भूमिगत स्थान था जिसे बड़ी संख्या में प्रकाश ऊर्जा पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया था। वांग टेंग को लगा कि शैतान का अंडा उत्तेजित और बेचैन हो रहा है। आसपास की प्रकाश शक्ति उस पर असर कर रही थी। बेसमेंट 10 में प्रवेश करने के बाद शैतानी अंडा उत्तेजित और घबरा गया। संभवतः उसे यह आभास हो गया था कि उसके चारों ओर की शक्ति उसके लिए खतरा है। जनरल कैमरून ने भी इसे नोटिस किया। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी जब उन्होंने समझाया, ये जगह खास तौर पर शक्तिशाली अंधेरे भूतों को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें तुरंत नहीं मारा जा सकता। ये शैतानी अंडे को बंद करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मैं समझ गया, वांग टेंग ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वहां प्रकाश ऊर्जा पत्थर से निर्मित एक भूमिगत स्थान था। ध्यान रहे, प्रकाश ऊर्जा पत्थर अन्य प्रकार के ऊर्जा पत्थरों की तुलना में दुर्लभ थे। इस भूमिगत स्थान के आकार के साथ निश्चित रूप से अनगिनत प्रकाश ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता थी। सेना के पास इसे बनाने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर यह अंधेरे प्रेतों को बंद करने के लिए था तो ये समझ में आता था। सामने एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कमरे बंद थे। वांग टेंग को लगा कि वे खाली थे, अंदर कुछ भी नहीं था। जनरल कैमरून ने वांग टेंग की निगाहों को देखा और समझाया, मैंने अपने आदमियों से यहां से सभी अंधेरे प्रेत को हटाने के लिए कहा ताकि शैतान के अंडे के साथ कोई दुर्घटना न हो। सेना अनुसंधान के लिए काले भूतों को पकड़ती है। वांग टेंग ने अनुसंधान उपकरणों को देखा और पूछा, हाँ, हम उनकी कमजोरी जानना चाहते हैं। जनरल कैमरन ने सिर हिलाया। वांग टेंग को अंधेरे प्रेतों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, इसलिए उसे यह अनुचित नहीं लगा। इस समय वह शैतानी अंडाणु जो उसने अपने कंधे पर उठाया हुआ था, अचानक हिंसक रूप से कांप उठा और एक तीखी चीख निकली। अराजक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव बाहर निकल आए। इस बार यह हमला वांग टेंग पर नहीं बल्कि जनरल कैमरून पर किया गया। सावधान रहो, वांग टेंग ने उसे तुरंत याद दिलाया। भले ही जनरल कैमरून एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा थे, लेकिन शैतानी डिम्ब का आध्यात्मिक हमला अप्रत्याशित और रहस्यमय था। इससे बचना लगभग असंभव था, इसलिए अगर जनरल कैमरून प्रभावित हो गए तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। शैतानी अंडाणु अब तक आज्ञाकारी रहा था, इसलिए वांग टेंग ने सोचा कि यह कोई परेशानी नहीं पैदा करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अब अपना जादुई हमला शुरू कर देगा। चूंकि उसे वांग टेंग से कुछ भी हासिल नहीं हो सका, इसलिए उसने अपना लक्ष्य बदलकर जनरल कैमरून को बना दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर कोई वांग टेंग की तरह विकृत नहीं था। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी आत्मा में खामियां होंगी। जनरल कैमरून वांग टेंग से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए यदि वह मंत्रमुग्ध होता तो वह वांग टेंग का आसानी से ख्याल रख सकता था। यह एक अच्छा मौका था। हम्फ। जनरल कैमरून ने नाक भान सिकोड़ी। उसके माथे से एक दमनकारी आत्मा निकली जो अपने साथ एक भयानक हत्या का इरादा लेकर आए। इसने शैतान के अराजक आत्मा हमले को चकनाचूर कर दिया। वांग टेंग को राहत महसूस हुई। एट नो विल बिन एट। जनरल कैमरून ने उपहास करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि एक शिशु शैतान अंडाणु मुझे मोहित कर सकता है? तुम अभी भी संघर्ष क्यों कर रहे हो? वांग टेंग ने अपनी तलवार निकाली और शैतान के अंडे पर वार किया। छप छप। तलवार शैतान के अंडाणु में घुस गई। जनरल कैमरून। शैतान अंडाणु। यह अचानक हुआ। जनरल कैमरून अचानक आश्चर्यचकित हो गए। शैतानी अंडा उदास हो गया। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वह बगल में मौजूद मानव मार्शल योद्धा को मंत्रमुग्ध करने में विफल रहा।
उसने इस दुष्ट आदमी को क्रोधित भी किया और तलवार से वार भी झेला। कितना नुकसान। आज्ञाकारी बनो। वांग टेंग ने अपनी तलवार निकाली और उपहास किया। अगर तुमने फिर से परेशानी खड़ी की तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शैतान अंडाणु। जनरल कैमरून अवाक रह गए। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, क्या आप शैतान के दिम से प्रभावित नहीं हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, ये तो सिर्फ शैतान का अंडा है। इसका मुझ पर क्या असर हो सकता है? वांग टेंग ने अपनी तलवार रखते हुए सहजता से कहा। जनरल कैमरून ने आशा की एक किरण के साथ पूछा, क्या आपके पास इस शैतानी अंडाणु को नष्ट करने का कोई तरीका है? यह कहना मुश्किल है। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और सोचा, जब मैं इसे छुरा मारता हूं तो ये तुरंत ठीक हो जाता है। अभी इसे नष्ट करना मुश्किल होगा। क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई रास्ता है? जनरल कैमरून ने उनके वाक्य में संकेत पकड़ लिया और पूछा। खांसी? मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसी। वह ऐसा कुछ क्यों करेगा जिससे उसे कोई लाभ न हो? मेजर वांग टेंग, आपको समझना चाहिए कि अगर हम इस शैतानी अंडे को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा को आमंत्रित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि शाश्वत चरण मार्शल योद्धाओं को आसानी से सक्रिय नहीं किया जाना चाहिए। उनका बहुत प्रभाव है। जनरल कैमरून ने अपना स्वर नर्म किया और वांग टेंग को समझाने की कोशिश की। जनरल कैमरून, आपने खुद कहा था कि केवल अनंत चरण के मार्शल योद्धा ही इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। मेरे जैसे दिव्य चरण के मार्शल योद्धा क्या कर सकते हैं? वांग टेंग ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसके पास कोई रास्ता है। ये छोटा सा बच्चा। जनरल कैमरून ने उसकी ओर देखा और असहाय महसूस किया। ये कैसा रहेगा? मैं तुमसे मुफ्त में काम करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर तुम इस शैतानी अंडे को नष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें 30,000 और सैन्य योगदान देकर पुरस्कृत करूंगा, जनरल कैमरून ने सुझाव दिया। वांग टेंग ने पूछा, इस शैतानी अंडे को वापस लाने के लिए मुझे कितने सैन्य योगदान मिलेंगे? उसे प्रस्ताव स्वीकार करने की कोई जल्दी नहीं थी। जनरल कैमरून के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद उन्होंने अनिच्छा से जवाब दिया, 100,000। मुझे शैतानी अंडाणु वापस लाने के लिए 100,000 सैन्य योगदान मिलेगा और इसे नष्ट करने के लिए केवल 30,000। वांग टेंग ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या वह मुझे बेवकूफ समझता है? आप ऐसा नहीं कह सकते। चूंकि शैतान का अंडाणु हमारे हाथ में है, इसलिए हम जल्द या बाद में इसका समाधान कर लेंगे, जनरल कैमरून ने अपने चेहरे पर कोई बदलाव किए बिना कहा। ओह, उस स्थिति में आप इसे संभालने के लिए एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा को ला सकते हैं। मैं इसे संभाल नहीं सकता, वांग टेंग ने जवाब दिया। जनरल कैमरन ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, मेजर वांग टेंग, आप थोड़े असंवेदनशील हैं। उनके चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी फड़क उठी। मैं अनुभव के लिए आया हूं। मुझे संवेदनशील होने की क्या जरूरत है? अगर आपको लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, तो मैं किसी दूसरे रक्षा गृह पर जा सकता हूं। मुझे विश्वास है कि कोई मुझे मेरी क्षमता के साथ स्वीकार करने को तैयार होगा, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। जनरल कैमरून को एहसास हो गया कि वांग टेंग से निपटना कितना कठिन था। जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसे उससे बहुत उम्मीदें थीं। अब वह बस उसे फर्श पर रगड़ना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैसा दुष्ट हृदय है। वह बहुत साहसी भी था। उसने उसे कोई सम्मान नहीं दिया, एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा और मुख्य आधार के कमांडर। ये पहली बार था जब वह ऐसे दिव्य मंच मार्शल योद्धा से मिला था। उसे संदेह था कि यह लड़का कोई दिव्य स्तर का योद्धा नहीं है। अगर नहीं, तो उसे अस्वीकार करने का आत्मविश्वास उसे कहां से मिला? मैंने सुना है कि आपको पाकस से दुश्मनी है। जनरल कैमरन ने खुद को चेतावनी दी कि वे नाराज न हो। ऐसे सख्त लोगों का सामना करते समय उन्हें नर्म रुख अपनाना चाहिए और उन्हें कारणों से समझाना चाहिए। ये युवक सही कह रहा था। योग्य व्यक्ति का हर जगह स्वागत होता है। वांग टेंग ने नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट में आते ही बहुत बड़ा योगदान दिया। हर कोई उनके प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकता। जनरल कैमरून के लिए इस उभरते हुए युवा योद्धा को छोड़ना असंभव था। चूंकि उसे यहां भेजा गया था, इसलिए उसे जबरदस्ती यहां से हटाने का कोई कारण नहीं था। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये बहुत सारी शिकायतें हैं, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। जनरल कैमरून का गला रुंध गया। इस युवक के दिमाग में क्या गड़बड़ थी? क्या ये कोई चिंता का विषय था? उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि कोई दुर्भावना है या नहीं,
दुर्भावना की तीव्रता या संख्या की नहीं। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके बारे में सोचना भी मत। जनरल कैमरून ने अपनी आंखें घुमाईं। मैंने सोचा था कि आप मेरा रास्ता साफ करने में मेरी मदद करना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत दयनीय हूं, वांग टेंग ने दुखी होकर कहा। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपने खुद ही यह मुसीबत खड़ी की है। लेकिन जनरल कैमरून ने वांग टेंग को असमंजस में रखा। लेकिन क्या? वांग टेंग मुस्कुराया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जनरल कैमरन ने आगे कहा, हालांकि यदि आप हमारी सेना में उच्च पद पर पहुंचने में सफल हो जाते हैं और 18 सैन्य सरदारों की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो पाकर परिवार को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। 18 सैन्य सरदार? वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वांग टेंग, वह सही कह रहा है। सैन्य सरदारों का असाधारण प्रभाव है। उनमें से हर एक के पास एक दुर्जय सेना है और उनके नीचे कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा हैं। वे पाकर से कमजोर नहीं है, राउंड बॉल ने अचानक वांग टेंग के दिमाग में कहा। ओह, वे इतने शक्तिशाली हैं। बेशक, वे सभी दुर्जय योद्धा हैं जो अनगिनत युद्ध क्षेत्रों से निकलकर आए हैं और कई पीढ़ियों से रक्षा ग्रहों की रक्षा कर रहे हैं। वे शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकते? राउंड बॉल ने कहा। सेना और कुलीन परिवार दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कुलीन परिवारों में सेना में लोग होते हैं, लेकिन वे उच्च पदों पर नहीं होते। ये साम्राज्य का नियम है। यहां तक कि 8 ग्रैंड ड्यूक भी इस नियम को नहीं तोड़ सकते, राउंड बॉल ने आगे बताया। वांग टेंग ने टिप्पणी की, सेना अन्य सभी से बढ़कर है। बेशक, उन्हें अंधेरे प्रेतों का विरोध करना होगा। अगर वे अन्य ताकतों द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं तो चीजें जटिल हो जाएंगी। इसलिए उन्हें बहुत शक्ति दी जाती है, राउंड बॉल ने जवाब दिया। राउंड बॉल के परिचय के बाद वांग टेंग को अंततः समझ में आ गया कि सैन्य प्रभु कितने शक्तिशाली थे। तो क्या हुआ अगर वे शक्तिशाली हैं? क्या वे मेरी मदद कर सकते हैं? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। राउंड बॉल ने कहा, वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम सेना में ऊंचे पद पर हो तो पाकर तुम्हें छूने से पहले 2 बार सोचेंगे। फिर वह चुप हो गया और वांग टेंग को अंतिम निर्णय लेने दिया। वांग टेंग ने एक पल सोचा और जनरल कैमरून की तरफ देखा। वह मुस्कुराया। जनरल, आपका क्या मतलब है? जनरल कैमरून को उसके चेहरे पर खुशी देखकर लगा कि उम्मीद की किरण अभी भी है। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, अगर तुम इस शैतानी अंडे को नष्ट कर सकते हो तो मैं तुम्हें सैन्य अधिकारियों से पद मांगने में मदद कर सकता हूं। ओह, यह अच्छा लगता है। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और भावुक हो गया। आप क्या सोचते हैं? जनरल कैमरून मुस्कुराए। जब तक लाभ पर्याप्त हो सब कुछ हल हो सकता है। 30,000 सैन्य योगदान के बारे में क्या? वांग टेंग ने पूछा। मैं पहले से ही व्यक्तिगत रूप से आपसे आपकी स्थिति के बारे में पूछने जा रहा हूं, फिर भी आप अभी भी सैन्य योगदान चाहते हैं। जनरल कैमरून अवाक रह गए। शैतान के अंडे को नष्ट करना एक कठिन काम है। मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, वांग टेंग ने शिकायत की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? जनरल कैमरून की पलकों के कोने कांपने लगे। ठीक है, मैं तुम्हें सैन्य योगदान भी दिलवा दूंगा। धन्यवाद जनरल, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, वांग टेंग ने बड़ी मुस्कान के साथ तुरंत सहमति जताई। जनरल कैमरून, उन्होंने ये सौदा आसानी से स्वीकार कर लिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस आदमी ने मुझे मूर्ख बना दिया है? जनरल कैमरून को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे कुछ कह नहीं सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे गलियारे के अंत में पहुंच गए। जनरल कैमरून ने अपने निजी विवरण के साथ आखिरी दरवाजा खोला और कहा, शैतान के अंडे को अंदर रख दो। क्या ये सुरक्षित होगा? वांग टेंग ने चिंतित होकर पूछा। आज से आपके और मेरे अलावा कोई भी यहाँ नहीं आएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई दुर्घटना न हो, जनरल कैमरन ने कहा। शैतान के अंडे को नष्ट करने में आपको कितना समय लगेगा? कम से कम आधा महीना, वांग टेंग ने लापरवाही से कहा। शैतान का अंडा अंदर रख दो, मैं तुम्हें चेकअप के लिए ले आऊंगा। ठीक है। वांग टेंग ने अपना हाथ घुमाया और शैतानी अंडाणु को अंदर फेंक दिया। शैतानी अंडा मांस के गोले की तरह जमीन पर गिरा और कुछ बार उछलने के बाद रुक गया। शैतान अंडाणु। मौन। जनरल कैमरून ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। चल दर। वांग टेंग जनरल कैमरून का पीछा करते हुए तहखाने 3 में पहुंचे। यहां सभी प्रकार के उपकरण थे और सफेद गाउन पहने कई कर्मचारी काम में व्यस्त थे।
जनरल कैमरून, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए पास आया। इस बुजुर्ग की खासियत थी, उसका सिर और आंखें बड़ी थीं और उसकी आंखों के गड्ढे गहरे थे। हालांकि उसका शरीर पतला और कमजोर था, उसका सिर उसके शरीर से ज्यादा भारी लग रहा था। वान टेन को चिंता थी कि चलते समय वह लड़खड़ा सकता है। वेबलेन, ये युवक शैतान के अंडे के संपर्क में था, कृपया उसकी जांच करें। जनरल कैमरून सीधे मुद्दे पर आ गए। क्या शैतानी अंडाणु? वेबलेन की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। उसने कैमरून और वान टेन की ओर देखा। अचानक उसकी नजर तेज हो गई। क्या तुम्हारे पास शैतानी अंडाणु है? क्या तुम्हें शैतानी अंडाणु मिला? जल्दी बताओ, ये कहाँ है? उसने अनुमान लगा लिया। वान टेंग ने उसकी ओर देखा। नहीं, शैतानी अंडा एक दुर्लभ वस्तु है। हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जनरल कैमरन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी गंध से ही जानता हूं कि तुम लंबे समय से शैतान के अंडे के संपर्क में हो। और तुमने हाल ही में इसे छुआ है। वेबलेन ने तिरस्कार में व्यंग्य किया। वान टेंग आश्चर्यचकित हुआ। युवा लड़के, मुझे बताओ, क्या तुम शैतान का अंडा वापस लाए हो? वेबलेन ने अपना सिर घुमाया और वान टेंग को घूरने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम मजाक कर रहे हो। अगर मेरे पास शैतानी अंडाणु होता तो मैं भाग जाता। मैं उसे वापस कैसे ला सकता हूँ? वान टेंग बकवास कर रहा था, वह इस काम में माहिर था। जनरल कैमरून ने मुझसे झूठ बोला। तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। वेबलेन को उस पर विश्वास नहीं हुआ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वान टेंग ने कंधे उचका दिए। ठीक है वेबलेन, जल्दी करो और उसका निरीक्षण करो। जनरल कैमरून ने भौहें सिकोड़ी। अगर तुम मुझे शैतानी अंडाणु नहीं दिखाओगे तो मैं उसका निरीक्षण नहीं करूंगा। वेबलेन ने एक बच्चे की तरह नाक भान सिकोड़ी और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वेबलेन, यह कोई छोटी बात नहीं है। अविवेकपूर्ण व्यवहार करना बंद करो, जनरल कैमरून ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम मुझे शैतान का अंडा दे दोगे तो मैं शायद अंधेरे प्रेतों से निपटने का कोई तरीका खोज पाऊंगा। यही बड़ी बात है, वेबलेन ने जवाब दिया। बकवास मत करो। अगर अंधेरे भूतों से निपटने का तरीका ढूंढना इतना आसान होता तो हमें इतने लंबे समय तक उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जनरल कैमरन ने कहा। उसे लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। हमें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। आप शैतान के अंडे के बहुत करीब नहीं जा सकते। अगर आप मंत्रमुग्ध हो गए तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो तुम्हारे पास शैतानी अंडाणु है। अगर मैं सही हूं तो ये बंदा इसे वापस लाया है। उसके आसपास की गंध सबसे तेज है। वेबलेन वान टेन के पास गया और उसे सूंघा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने परिणाम का अनुमान लगा लिया हो और उसे कमरे में खींच लिया। आओ निरीक्षण करते हैं। तुम एक अजीब आदमी हो। तुम्हें संक्रमण नहीं लगता? वान टेन उलझन में था। क्या बकवास है? एक क्षण पहले वह उसका निरीक्षण करने को तैयार नहीं था और अब वह काफी उत्सुक लग रहा था। इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ थी। जनरल कैमरून ने अपना सिर हिलाया। उन्हें वेबलेन के व्यवहार की उम्मीद थी, इसलिए उन्हें यह अजीब नहीं लगा। इस उपकरण पर खड़े हो जाओ। वेबलेन ने वान टेन को एक विशाल उपकरण के सामने लाया और अपनी सिकुड़ी हुई हथेलियों से उसे आगे की ओर धकेला। वान टेन हैरान रह गया। ये बूढ़ा आदमी कमजोर और कमजोर लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ ताकत थी। उसने डिवाइस को देखा। यह एक बेलनाकार कांच का केबिन था जो 5 मीटर ऊंचा था। इसमें कई धातु के पाइप जुड़े हुए थे। उसे नहीं पता था कि वे किस काम के लिए थे। वान टेन बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। वेबलेन ने अपनी भौहें उठाई और अपने पास खड़े कर्मचारी से कहा, सक्रिय करो, स्कैन करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, कर्मचारी ने सिर हिलाया और डिवाइस का संचालन शुरू कर दिया। बेलनाकार केबिन का दरवाजा बंद हो गया। कांच के केबिन के चारों ओर सफेद रोशनी की किरणें दिखाई दी, जिसने वान टेन को ढक लिया। सफेद रोशनी ने उसे सिर से पैर तक 10 बार स्कैन किया। अंत में स्टाफ ने स्कैन रोक दिया और वेबलेन की ओर सिर हिलाया। ओह, कुछ नहीं। वेबलेन ने वान टेन को बाहर निकाला और उसे दूसरे उपकरण में ठूंस दिया। जारी रखें। कुछ ही क्षणों बाद, फिर कुछ नहीं। जारी रखो। जारी रखें। एट नोबल बनेट एट। जारी रखना। वेबलेन ने वान टेन को 1 घंटे तक इधर उधर घुमाया।
उन्होंने कई बार निरीक्षण किया और सभी उपकरणों को कम से कम एक बार आजमाया। अंत में कुछ भी पता नहीं चला। टस्क टस्क, तुम एक दिलचस्प युवा लड़के हो। वेबलेन ने वान टेन को घेरा और उसे ध्यान से देखा जैसे कि वह एक आदर्श शोध विषय को देख रहा हो। वान टेन उसकी निगाहों के सामने कांप उठा और अनियंत्रित होकर एक कदम पीछे हट गया। ये बूढ़ा आदमी पागल वैज्ञानिक जैसा है। क्या वह शोध के लिए उसे काटेगा? जनरल कैमरून, आप मुझे इस लड़के को कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए क्यों नहीं दे देते? वेबलेन ने मुड़कर जनरल कैमरून से पूछा। खेलें? वान टेन को उल्टी सी महसूस हुई। ये बूढ़ा आदमी वाकई एक विकृत व्यक्ति था। वह उसके साथ खेलना चाहता था। जनरल कैमरून ने आश्चर्य से वान टेन की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि शैतान के अंडे से उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस आदमी के पास बहुत सारे रहस्य हैं। क्या मुझे वेबलेन को उसका अध्ययन करने देना चाहिए? वान टेन, अरे उस निगाह का क्या मतलब है? मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम मुझे एक वैज्ञानिक के पास फेंकना चाहते हो। वान टेन को तुरंत पता चल गया कि जनरल कैमरून क्या सोच रहे थे। जनरल कैमरून, अपना वादा याद रखें, वान टेन ने आंखें सिकुड़ते हुए उन्हें धमकाया। खांसी, तुमने मुझे गलत समझा। कैमरून ने अपना अपराध छुपाने के लिए खांसते हुए कहा। जनरल कैमरून को गौर से देखा। उसे उन पर भरोसा नहीं था। उस नजर ने सब कुछ कह दिया था। वह निश्चित रूप से उसे शोध के लिए वेबलेन को देना चाहता था। कितना दुष्ट बूढ़ा आदमी है। युवा लड़के, तुम्हें बस मेरे शोध में सहयोग करना है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। वेबलेन ने नाक भान सिकुड़ी और गुस्से से कहा, अन्य लोग इस मौके को पाने के लिए मर जाएंगे, फिर भी तुम इसे संजोते नहीं हो। अन्य लोग इस अवसर को पाने के लिए मर जाएंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वान टेंग ने अपनी आंखों के कोने से बूढ़े आदमी को देखा। ये दुष्ट बूढ़ा आदमी, वह एक विकृत व्यक्ति था जो उसे धोखा देना चाहता था। कोई रास्ता नहीं। तुम मुझ पर विश्वास करो। वेबलेन को गुस्सा आ गया जब उसने वान टेंग के चेहरे पर भाव देखा। क्या तुम जानते हो कि मैं क्या करता हूँ? क्या? वान टेंग ने पूछा। वेबलेन महान कियान साम्राज्य में बल और जीवन के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध शोधकर्ता है। ब्रह्मांड में अनुसंधान उद्योग में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, जनरल कैमरून ने कहा। यह तो बहुत आश्चर्यजनक लगता है। वान टेंग ने आश्चर्य से वेबलेन को देखा। विशाल सिर वाले इस दुबले पतले बुजुर्ग की उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं। वेबलेन ने जब उनकी बातचीत सुनी तो उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था और उसने मैं कमाल हूं, है न? वाली नजर से देखा। वान टेंग, वेबलेन इंटेलिजेंस नेटिविटी कबीले से है। राउंड बॉल की आवाज वान टेंग के दिमाग में गूंज उठी। इंटेलिजेंस नेटिविटी कबीला। वान टेंग ने तुरंत अपनी स्मृति में इंटेलिजेंस नेटिविटी कबीले के बारे में जानकारी खोजना शुरू कर दिया। राउंड बॉल ने उसी समय बताया, इंटेलिजेंस नेटिविटी कबीला ब्रह्मांड में एक दुर्लभ उच्च बुद्धि वाला कबीला है। उनके पास अद्वितीय बुद्धिमत्ता है। वान टेंग को प्रासंगिक जानकारी मिली और उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। खुफिया जन्मस्थान कबीले के लोग दुर्लभ थे, लेकिन उनमें से हर एक खजाना था। उनमें उच्च बुद्धि और ज्ञान की स्वाभाविक प्यास थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सीखने में बिताया। ये 99% प्रतिभा और 99% कड़ी मेहनत का नतीजा था। कोई कारण नहीं था कि वे सफल न होते। उनके पास बहुत बुद्धिमान लोग थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उच्च बुद्धि के इन लोगों ने अपना ज्ञान प्रत्येक पीढ़ी को हस्तांतरित किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ब्रह्मांड की पुस्तक में एक रंगीन अध्याय छोड़ दिया। यही कारण था कि सभी लोग उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। कई शक्तिशाली गुटों ने इंटेलिजेंस नेटिविटी कबीले को महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में माना। वे शायद चाहते थे कि वे इस जाति के लोगों की पूजा कर सकें। ये लोग ब्रह्मांड में किसी के लिए भी एक महान संपत्ति थे। अपनी यादों को खंगालने के बाद वान टेंग ने अजीब नजरों से वेबलेन की ओर देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका सिर बहुत बड़ा था। यह एक विशेष दौड़ थी। वैसे भी अगर वह अपने बिजली के थप्पड़ से उस बड़े सिर पर कुछ बार प्रहार करता तो क्या वह बुद्धिमत्ता विशेषताओं को छोड़ देता? यह एक अच्छा सवाल था। उन्होंने सोचा कि क्या बुद्धि का आत्मज्ञान से कोई संबंध है। वान टेंग का ज्ञान ब्रह्मांड स्तर पर था, इसलिए वह मूर्ख नहीं था। लेकिन कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण गुण होना भी अच्छा था। वह अपने मस्तिष्क को पोषित करने के लिए कुछ गुण एकत्र कर सकता था। युवा लड़के, यह क्या देख रहा है?
वेबलेन ने वांग टेन की अजीब निगाहों को देखा और गुस्से में चिल्लाने लगा। खांसी, मैं तुम्हें आदर्श मानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने प्रसिद्ध हो। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, वांग टेन ने कोई बहाना बनाया। बकवास, तुम्हारी नजर का मतलब यह नहीं था। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? वेबलेन को वांग टेन पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम बकवास से भरे हो। वांग टेन, उनके बीच विश्वास का क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करने जा रहा हूँ। क्या तुमने अपना निर्णय ले लिया है? यदि तुम मेरे शोध में सहयोग करो तो मैं तुम्हारे लिए एक विशेष खेती की योजना बना सकता हूँ। इससे तुम्हारी खेती की गति 3 गुना बढ़ जाएगी, वेबलेन ने कहा। मेरी वर्तमान गति से 3 गुना अधिक तेज। वांग टेन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या विशेषताओं को चुनने से अधिक तेज कुछ भी हो सकता है? यदि बूढ़े व्यक्ति को पता होता कि उसने अपनी योग्यता कैसे बढ़ाई, तो उसे इतना आत्मविश्वास नहीं होता। वेबलेन एक बार फिर क्रोधित हो गया जब उसने वांग टेन की निगाहें देखी। उसे बुरा लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन के चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर आया आकस्मिक परिवर्तन अधिक निराशाजनक और क्रोधित करने वाला था। इस युवा लड़के ने उसकी ओर नीची दृष्टि से देखा। वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसे ऐसा करने का क्या अधिकार था? वांग टेन, वेबलेन थोड़ा अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन वह अपने क्षेत्र में मजाक नहीं करेगा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई मार्शल योद्धा उससे एक व्यक्तिगत साधना योजना चाहते हैं, लेकिन वे उसे मनाने में असमर्थ थे, जनरल कैमरन ने समझाया। उन्होंने इसलिए आवाज उठाई क्योंकि वांग टेन में अद्भुत क्षमता थी। उसे चिंता थी कि वांग टेन अपनी जिद के कारण इस अवसर को खो देगा। भविष्य में अपने फैसले पर पछताने में उसे बहुत देर हो जाएगी। जब जनरल कैमरून ने अपना मुंह खोला तो वांग टेन दंग रह गए। ये थोड़ा अजीब था। जनरल कैमरून ने बात की थी। अगर उन्होंने फिर से उन्हें मना कर दिया तो वे सोच सकते हैं कि उन्हें उनके एहसानों की कदर नहीं है। लेकिन वांग टेन ने अपना निर्णय लेने से पहले हिचकिचाहट दिखाए। मुझे लगता है कि यह ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी साधना की गति काफी अच्छी है। उसे गिनी पिग बनने का शौक नहीं था। इसके अलावा उसके पास कई रहस्य थे। उसे चिंता थी कि उसके कुछ मुख्य रहस्य उजागर हो जाएंगे। अगर वे उजागर नहीं भी हुए तो भी 1-2 बातें लीक हो ही जाएंगी। वांग टेन ने इंटेलिजेंस नेटिविटी कबीले की बुद्धिमत्ता को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर की यादों के आधार पर उनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। क्या आप निश्चित हैं? जनरल कैमरून को उम्मीद नहीं थी कि वांग टेन इसे अस्वीकार कर देंगे। हाँ, वांग टेन ने सिर हिलाया। यंग मैन, तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो। क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? वेबलेन क्रोधित हो गया। वह आगे बढ़ा और वांग टेन को घूरने लगा, मानो वह उससे लड़ना चाहता हो। उसकी लार दूसरे पक्ष के चेहरे पर गिर गई। गलतफहमी मत पालिए। मेरा मतलब यह नहीं है। मैं आपको क्यों नीची नजर से देखूंगा? आपके लिए मेरा सम्मान बहुत ज्यादा है। वांग टेन ने तुरंत बूढ़े आदमी की चाटुकारिता की। किसी भी तरह से उसे दूसरे पक्ष को नाराज नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया। तुम मेरे शोध में मेरी मदद करने को तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ रहस्य हैं। वेबलेन ने वांग टेन को घूरते हुए कहा। ये कैसे संभव है? मेरी चेतना तो साफ है। मुझे कोई रहस्य क्यों रखना चाहिए? वांग टेन ने इसे स्वीकार नहीं किया। गुप्त? क्या रहस्य? उसके पास कोई रहस्य नहीं था। वेबलेन, जनरल कैमरून, यह आदमी बेशर्म था। वह झूठ बोल रहा था। राउंड बॉल ने शांति से कहा, क्या आप अपनी बात पर विश्वास करते हैं? वांग टेन ने जवाब दिया, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वे मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। ठीक है, चूंकि आप ऐसा करने को तैयार नहीं हैं, तो चलिए। जनरल कैमरून ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़े। सबके अपने अपने रहस्य थे। ये सामान्य बात थी। वेबलेन के शोध में भाग न लेने के पीछे वांग टेन के अपने विचार रहे होंगे। उसे मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं थी। रुको रुको, वेबलेन अनिच्छा से चिल्लाया। अब क्या? वांग टेन को सिरदर्द हो गया था। वेबलेन ने वांग टेन को अपनी ओर खींचा और अलग ही भाव से कहा, तुम इस पर पुनर्विचार क्यों नहीं करते? जितना अधिक वांग टेन ने उसे अस्वीकार किया, उतना ही अधिक वह जिज्ञासु हो गया और उतना ही अधिक वह उसकी जांच करना चाहता था। व्यक्ति हमेशा इस बारे में सोचता रहता है कि उसे क्या नहीं मिल सकता।
वांग टेंग, ये बूढ़ा आदमी कब रुकेगा? वह उसे मार नहीं सकता था, न ही डांट सकता था। वह निराश था। अगर वह कर सकता तो उसे ईंट से मारकर बेहोश कर देता। इस तरह वह उसे परेशान नहीं कर पाता। वांग टेन केवल जनरल कैमरून से ही मदद मांग सकता था। उसने जनरल की ओर देखा और आशा व्यक्त की कि वह इस बूढ़े व्यक्ति की देखभाल कर सकता है। हालांकि जनरल कैमरून ने जमीन की ओर देखा और ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। अरे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे शौचालय जाना है, नहीं तो मैं अपनी पैंट में ही मल त्याग दूंगा, वांग टेंग ने अपना पेट पकड़ते हुए जल्दी से कहा। वेबलेन अवाक रह गए। आपका अभिनय बिल्कुल नकली है। एक मार्शल योद्धा अपने मूत्राशय पर नियंत्रण कैसे नहीं रख सकता? जल्दी करो और छोड़ दो, नहीं तो मैं यही शौच कर लूंगा। वांग टेंग को इसकी परवाह नहीं थी। क्या तुम थोड़ा और बेशर्म हो सकते हो? वेबलेन का चेहरा काला पड़ गया। बेशर्म? यह क्या है? क्या हम इसे खा सकते हैं? वांग टेंग ने पूछा। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं इसे अपनी पैंट में ही कर दूंगा। चले जाओ। वेबलेन को घृणा महसूस हुई। उसने अपनी पकड़ ढीली की और गुस्से से कहा, युवा लड़के, मेरा इंतजार करो। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम एक दिन मेरे सामने आज्ञाकारी ढंग से लेट जाओगे। तुम्हारे सामने लेट जाऊंगा। वांग टेंग ने तिरस्कार से कहा, मुझे खेद है, लेकिन मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम एक सुंदर महिला होती तो मैं इस बारे में सोच सकता था। वेबलेन की प्रयोगशाला से बाहर निकलते समय वांग टेंग ने राहत की सांस ली। इस बूढ़े आदमी से निपटना बहुत थका देने वाला था। अगर वह इतना होशियार न होता तो वह बच नहीं पाता। मैं इस बेवकूफ जगह पर फिर कभी नहीं आऊंगा। वांग टेंग पीछे मुड़ा। उसके मन में अभी भी डर था। हाँ, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। जनरल कैमरून ने ठहाका लगाया। तुम्हारा क्या मतलब है? वांग टेंग का दिल धड़क उठा। उसे एक अशुभ एहसास हुआ। भविष्य में आपको पता चल जाएगा। जनरल कैमरन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, मैंने आपको बेसमेंट 10 के कमरे का अधिकार दिया है। मैं शैतान का अंडा आपके पास छोड़ दूंगा। जब मैं इसे नष्ट कर दूं तो मेरे लिए एक स्थान प्राप्त करना याद रखना। वांग टेंग ने सिर हिलाया और उसे याद दिलाया। जनरल कैमरन ने असहाय होकर कहा, आप कोई भी नुकसान उठाने को तैयार नहीं हैं। देखो तुम क्या कह रहे हो। मैं बस वही ले रहा हूं जिसका मैं हकदार हूं। वांग टेंग मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा उचित हिस्सा मिलेगा। जनरल कैमरून ने हाथ हिलाकर कहा। ओह ठीक है, मैंने शैतानी कवच के अंधेरे भूतों की कमजोरी की रिपोर्ट की है। आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। उसके लिए मेरे योगदान को न चूकें, वांग टेंग ने कहा। शैतान कवच जाति की कमजोरी? जनरल कैमरून हैरान रह गए। उसे इस बारे में पता नहीं था। वास्तव में उनके सहायक को रिपोर्ट मिल गई थी, लेकिन वह अन्य महत्वपूर्ण मामलों और शैतान के अंडे से निपट रहे थे, इसलिए सहायक के पास उन्हें सूचित करने का समय नहीं था। जनरल कैमरून को बहुत से काम निपटाने थे। अगर उनका सहायक उन्हें महत्वपूर्ण मामलों की याद नहीं दिलाता तो वे काम पीछे धकेल दिए जाते। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जनरल कैमरून अविश्वास से वांग टेंग को देखने लगे। मुझे इस बारे में आपसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। हम कई शैतानी कवच वाले काले भूत वापस लाए हैं। कुछ अभी भी जीवित हैं, इसलिए आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यह मामला पक्का हो जाए तो आपको योगदान मिल जाएगा। जनरल कैमरून ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उन्होंने शैतान कवच जाति की कमजोरियों का लंबे समय तक अध्ययन किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर वांग टेंग सफल हो जाता तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती। यहां तक कि जनरल कैमरून भी यह खुशखबरी सुनकर थोड़ा उत्साहित हुए। जब वे वापस जमीनी स्तर पर पहुंचे तो जनरल कैमरून जल्दी में वहां से चले गए। वह डेविल आर्मर रेस की कमजोरी का परीक्षण करना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वांग टेंग अपनी टीम की तलाश में चला गया। वे अभी तक नहीं निकले थे। वे आराम करने के लिए एक जगह पर आराम कर रहे थे। वांग टेंग को आते देख वे उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। मेजर वांग टेंग, क्या आप ठीक हैं? पैगी ने जल्दी से पूछा। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने सभी निरीक्षण पूरे कर लिए हैं और पास हो गया हूं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बहुत बढ़िया है। पैगी ने राहत की सांस ली। क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? वांग टेंग ने सफेद भेड़िया महिला को देखा और उसे आंख मारी।
पेगी ने अपना चेहरा सीधा रखा और अपना दूर का व्यवहार फिर से हासिल कर लिया। उसने उदासीनता से कहा, आपके अधीनस्थ होने के नाते आपकी चिंता करना मेरा काम है। क्या ये है? वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और सभी की ओर देखने लगा। आओ, मैं आज रात तुम लोगों को दावत दूंगा। चलो साथ में खाना खाते हैं। हा, ठीक है। मेजर वांग टेंग इलाज कर रहे हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए। बॉस, हम क्या खा रहे हैं? सभी लोग हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। युद्ध के मैदान में दोस्ती करना बेहद आसान था। हर कोई जीवन और मृत्यु से एक साथ गुजरता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे करीब आ गए। पैगी ने ये दृश्य देखा और हल्की मुस्कान दी। उनके जैसे मार्शल योद्धाओं के लिए एक अच्छे नेता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण था। रात आ गई। पूरा बेस जीवंत हो गया। कई युद्ध योद्धा अपने मिशन से वापस आकर इस बेस में इकट्ठा होते थे। वे द्वंद्वयुद्ध करते थे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे। ये सेना की परंपरा थी। इसका एक कारण था। एक था अंधकार को दूर करना और योद्धाओं में विश्वास पैदा करना ताकि वे मृत्यु से न डरें। दूसरा ये कि युद्ध के मैदान से बेचैनी और खून की प्यास को दूर भगाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। युद्ध के मैदान में होने वाले नरसंहार का सामना हर कोई नहीं कर सकता। वांग टेंग और उनकी टीम मैदान के एक छोटे से कोने में एकत्र हुए। वह बैठ गए और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन का ऑर्डर देने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हम्फ। अचानक एक ठंडी खर्राट ने उनका ध्यान खींचा। वांग टेंग ने मुड़कर देखा तो पाकर्स का वेंडेल उसकी ओर देख रहा था। वह मार्शल योद्धाओं के एक और समूह के साथ बैठा था। हवा में ही उनकी नजरें टकरा गईं। वेंडेल मुस्कुराया। अपने पहले मिशन पर इतनी सारी चोटें, एक नौसिखिए से जैसी उम्मीद थी। हम्फ। वांग टेंग ने भी बेकाबू होकर नाक सिकोड़ी। पैगी और बाकी लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने वेंडेल की तरफ घूरकर देखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस मिशन के दौरान क्या हुआ था। एक साधारण व्यक्ति शैतान के अंडे को छूने के बाद वापस नहीं आ सकता। हालांकि वे सभी वांग टेंग की वजह से जिंदा वापस आ गए। उन्हें बस कुछ मामूली चोटों की कीमत चुकानी पड़ी। फिर भी किसी ने उन्हें नौसिखिया कहा। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उग्र भेड़िया वेंडेल। पैगी ने भौहें सिकुड़ी और वेंडेल को घूर कर देखा। व्हाइट वुल्फ पैगी। वेंडेल ने आखिरकार पैगी को देखा। वह उछल पड़ा और एक बदसूरत भाव के साथ बोला, मैंने तुम्हें कई बार आमंत्रित किया, लेकिन तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया। अब तुम एक नौसिखिया का अनुसरण कर रहे हो। सफेद भेड़िया। वह व्हाइट वुल्फ है। उनके आसपास मौजूद सैन्य मार्शल योद्धाओं ने पैगी को पहचान लिया और आश्चर्यचकित हो गए। वह दिव्य स्तर और ब्रह्मांड स्तर के योद्धाओं के बीच काफी प्रसिद्ध थी। पैगी ने कहा, मैं ये चुनने के लिए स्वतंत्र हूं कि मैं किस टीम में शामिल होना चाहती हूं। तुम खुद को त्याग रही हो। वेंडेल ने गुस्से से उसे घूरा। तुम अपनी क्षमता तभी प्रकट कर सकती हो जब तुम मेरे जैसे शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं के साथ काम करोगी। उसके वाक्य से सभी को कुछ न कुछ समझ आ गया। व्हाइट वुल्फ ने वेंडेल को अस्वीकार कर दिया, लेकिन एक नए मेजर की टीम में शामिल हो गया। इसके अलावा उनके पहले मिशन के दौरान कई चोटें भी आईं। ये दिलचस्प था। क्या व्हाइट वुल्फ ने प्रमुख विषय इसलिए चुना क्योंकि वह सुंदर था? व्हाइट वुल्फ एक महिला थी, इसलिए यह समझा जा सकता था कि उसने सुंदर व्यक्ति को क्यों चुना। उनकी निगाहें उत्सुकता से भरी थीं। देखने लायक एक अच्छा शो था। वेंडेल आसानी से पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए वह निश्चित रूप से बढ़त हासिल करने की कोशिश करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यह नौसिखिया कैसी प्रतिक्रिया देगा। फफ। इस समय कोई हंसा। तुम क्यों हंस रहे हो? वेंडेल ने मुड़कर वांग टेंग को घूर कर देखा। मैं तुम्हारी नादानी पर हंस रहा हूं, बेवकूफ। वांग टेंग ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। एट नोबल बनेट एट। तुमने क्या कहा? वेंडेल क्रोधित हुआ। बेवकूफ। तुम सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, बहरे भी हो, वांग टेंग ने कहा। वह अपनी क्षमता तभी प्रकट कर सकती है जब वह तुम्हारे साथ हो। तुम आईने में खुद को क्यों नहीं देखते? तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत किसने दी? तुम। वेंडेल का चेहरा भयानक हो गया। वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मेरे बारे में क्या? अगर तुम मूर्ख हो तो बाहर मत आओ और खुद को शर्मिंदा मत करो। वांग टेंग ने उसे खंडन करने का कोई मौका नहीं दिया। वेंडेल का चेहरा क्रोध से बैंगनी हो गया। उनके आसपास के लोग वेंडेल को अजीब तरह से घूर रहे थे।
वे हंसना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हा हा हा। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे नहीं डरते थे और जोर से हंसने लगे। लू बिंगहोंग। वेंडेल लगभग पागल हो गया। उसने उस व्यक्ति को घूरकर देखा जो हंस रहा था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस हंस रहा हूं। तुम इससे क्यों परेशान हो? लू बिंगहोंग एक लंबा और मांसल युवा इंसान था। उसके शरीर की मांसपेशियां ग्रेनाइट की तरह उभरी हुई थीं। वह वेंडेल से बिल्कुल भी नहीं डरता था। हम्फ। वेंडेल ने नाक भान सिकुड़ी और उसकी उपेक्षा की। उसने पेगी की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें अपनी टीम में आने का एक और मौका दूंगा। इसके बाद तुम्हारे पास कोई और मौका नहीं होगा। पेगी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह बोलना चाहती थी। पेगी, बैठ जाओ। वांग टेंग ने अपना मुंह खोला। उसके होठों के किनारे पर एक अनजान सी मुस्कान उभरी। उसने वेंडेल को अनदेखा किया और बैठ गई। वह जानती थी कि वेंडेल उस पर से दबाव हटा रहा था, इसलिए वह आभारी महसूस कर रही थी। मौन। वेंडेल के चेहरे पर उदासी छा गई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। पेगी ने उसे नजरअंदाज कर दिया लेकिन उसने उस नौसिखिए वांग टेंग की बात सुनी। वेंडेल को लगा कि वह एक क्लोन था। वह शर्मिंदा और क्रोधित था। वह क्रोध करना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। अंत में उसने वांग टेंग को घूरा और चला गया। ये दूसरी बार था। दूसरी बार उसे वांग टेंग के हाथों कष्ट सहना पड़ा। वांग टेंग, भाड़ में जाओ। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। वह दूसरे पक्ष की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। यह आदमी इसके लिए पूछ रहा था। ये स्वादिष्ट है। वांग टेंग ने वेंडेल के उकसावे को दिल पर नहीं लिया। यदि यह पूरा पाकर परिवार होता तो शायद वह डर जाता, लेकिन यह वेंडेल तो परिवार का एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था। वह अहंकारी नहीं था। उसके पास ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा से निपटने के कई तरीके थे। बेशक वह अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने देगा। एक शेर फिर भी खरगोश से सतर्कता से लड़ेगा। आखिरकार वांग टेंग एक छोटा और कमजोर आकाशीय मंच का योद्धा था। उसे ब्रह्मांडीय मंच के योद्धा से निपटने के लिए अपने सभी प्रयासों की जरूरत थी। मेजर वांग टेंग, आपके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए क्षमा करें, पेगी ने अपने बालों से खेलते हुए क्षमा मांगते हुए कहा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी वेंडेल के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। वांग टेंग मुस्कुराया और संक्षेप में अपने झगड़े के बारे में बताया। पेगी तो बस एक चिंगारी थी। वेंडेल के प्रति उसकी नाराजगी उसके साथ या उसके बिना भी बनी रही। पेगी और बाकी लोग पाकर के बारे में जानते थे, इसलिए जब उन्हें पता चला कि वांग टेंग को उनसे दुश्मनी थी तो वे हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उनका दिमाग समय के साथ घूम नहीं सकता। उनका वरिष्ठ अधिकारी काफी प्रभावशाली लग रहा था। उसके पास पाकर परिवार को नाराज करने की हिम्मत थी। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि वांग टेंग ने उग्र वेंडेल से बात करने की हिम्मत क्यों की। पूरे परिवार की तुलना में एक वेंडेल कुछ भी नहीं था। इस समय एक व्यक्ति अंदर आया। ये लू बिंगहोंग था, मार्शल योद्धा जो अभी अभी वेंडेल पर हंसा था। उसके लंबे काले बाल थे और वह देखने में बहुत ही रूखा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने उग्र भेड़िए को चुप करा दिया। कुछ नहीं, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। दिलचस्प, लू बिंगहोंग ने हंसते हुए कहा। मेरा नाम लू बिंगहोंग है। आपसे मिलकर खुशी हुई। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और लापरवाही से जवाब देते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा। उनमें से किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह उनकी पहली मुलाकात थी, इसलिए ज्यादा गहराई से बात करना उचित नहीं था। उन्होंने एक साधारण परिचय दिया और एक दूसरे को जानने लगे। सर, लू बिंगहोंग वेंडेल जितना ही मशहूर है। वे दोनों कर्नल हैं और युद्ध के मैदान में अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अनगिनत काले भूतों को मारा है, लेकिन लू बिंगहोंग काफी मिलनसार और सीधा है। उसकी प्रतिष्ठा खराब नहीं है। वह वेंडेल की तरह दुष्ट नहीं है। लू बिंगहोंग के जाने के बाद पेगी ने वांग टेंग से फुसफुसा कर कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। सिर हिलाते हुए उसने ये जानकारी नोट कर ली। भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? वे शायद करीब आ जाएं। अचानक दूर से हलचल होने लगी। वाह, स्वादिष्ट। कर्नल वेंडेल अमर रहें। आज रात हम दावत का आयोजन करेंगे। हा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वेंडेल की टीम के सदस्य वेंडेल द्वारा निकाले गए भोजन को भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह घूर रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे खुशी से झूम रहे थे। जितना चाहो उतना खाओ।
चूंकि तुम मेरी टीम में हो, इसलिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम उन विशेष उपचारों का आनंद उठाओ जो दूसरे नहीं ले सकते। ये व्यंजन मेरे परिवार द्वारा ग्रेट कियान प्लेनेट से भेजे जाते हैं। उनमें से कुछ व्यक्तिगत रूप से फोर्स शेफ मास्टर्स द्वारा बनाए जाते हैं। वेंडेल ने गर्व से अपना हाथ हिलाया। ये समझा जा सकता था कि योद्धाओं ने ऐसा हंगामा क्यों मचाया था। वे पूरे साल नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर रहे और यहाँ संसाधन सीमित थे। हालांकि उन्हें कभी भूख नहीं लगी, लेकिन यहाँ स्वादिष्ट भोजन भी नहीं था। केवल वेंडेल, जो एक कुलीन परिवार से था, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता था। आखिरकार नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट तक सामान भेजने के लिए ही बहुत सारा पैसा चाहिए था। आम मार्शल योद्धाओं के पास इतना पैसा नहीं था कि वे इस तरह बर्बाद कर सकें। उनके आसपास के योद्धाओं ने सुगंध को सूंघा और अपनी लार निगलने लगे। वे विचलित हो गए। रक्षा ग्रहों पर अच्छा भोजन एक विलासिता थी। वेंडेल ने वांग टेंग की ओर देखा और अपना कुछ गर्व पुनः प्राप्त किया। वांग टेंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या वह सचमुच पाकर परिवार से था? यह तो बस खाना था। इसमें गर्व करने वाली क्या बात थी? उसने अपना सिर हिलाया और अपने स्पेस रिंग से कुछ खाना निकाला। वह इसे पहले ही निकाल लेना चाहता था, लेकिन वेंडेल ने उसे बीच में रोक दिया और उसकी योजना को पीछे धकेल दिया। टीम के सामने अचानक कई तरह के व्यंजन आ गए। वे दंग रह गए। वे एक सेकंड पहले वेंडेल के खाने से आकर्षित हुए थे, लेकिन अब उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उनका ध्यान व्यंजनों पर था। वे वेंडेल द्वारा बनाए गए व्यंजनों से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। केवल सुगंध ही उनके लिए यह निर्णय लेने के लिए पर्याप्त थी। वांग टेंग के खाने की खुशबू वेंडेल के खाने पर भारी पड़ गई। दोनों एक ही स्तर के नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग का सारा खाना फोर्स शेफ ग्रैंड मास्टर्स ने बनाया था। उसने बहुत सारा खाना बनाया था। ये तो बस हिमशैल का सिरा था। ग्रैंड मास्टर स्तर के बल व्यंजन। कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। वे केवल गंध से ही इन व्यंजनों के स्तर का अंतर पहचान सकते थे। सामान्य लोग फोर्स शेफ ग्रैंड मास्टर्स द्वारा तैयार फोर्स डिशेज को खाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यहां तक कि ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा भी इसका आनंद 2 बार ही ले सकते थे। लेकिन सबसे पहले उन्हें अमीर होना जरूरी था। इसका मतलब था कि नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर कोई भी मार्शल योद्धा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर भी वांग टेंग ने एक साथ कई ग्रैंड मास्टर स्तर के फोर्स डिश निकाल लिए। ये तो बहुत ज्यादा था। वेंडेल के चेहरे पर गर्व की लकीरें जम गईं। उसने अपने सामने रखे खाने पर नजर डाली। अब वह खाने में स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। इस भोजन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही फोर्स शेफ ग्रैंड मास्टर्स से आया था। इसमें से अधिकांश सिर्फ साधारण फोर्स व्यंजन थे। सही मायने में नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर मार्शल योद्धाओं के लिए ये व्यंजन एक विलासिता थे। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह अपने अधीनस्थों की कितनी परवाह करता था। तथापि वह वांग टेंग की तुलना में एक स्तर नीचे था। उसने बिना किसी कारण के नाटक किया। वेंडेल को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका चेहरा जल रहा था और वह चाहता था कि वह खुद को किसी गड्ढे में दफना ले। अरे यार, इस कमीने ने किताब के अनुसार काम नहीं किया। क्या उसे अपने अधीनस्थों को पुरस्कृत करने के लिए ग्रैंडमास्टर स्तर के फोर्स डिश का उपयोग करना पड़ता था? क्या उसके पास बहुत अधिक पैसा था? इन सभी ग्रैंडमास्टर स्तर के फोर्स डिश की कीमत बहुत ज्यादा होगी। पाकर्स के सदस्य होने के बावजूद भी उसने इस तरह से पैसे जलाने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग सिर्फ एक बैरन था। उसे अपनी दौलत कहां से मिली? एट नोबलबन एट। अरवेन और बाकी लोग दंग रह गए। जब उन्हें खुशबू मिली तो उन्होंने अपनी लार निगल ली, लेकिन कोई भी हिला नहीं। क्या होगा अगर मेजर वांग टेंग ने उनसे खाने के बाद भुगतान करने को कहा? ग्रैंडमास्टर स्तर के फोर्स डिश आकर्षक तो थे, लेकिन वे महंगे भी थे। उनके जैसे गरीब मार्शल योद्धाओं को उनका आनंद लेने का कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि पैग्गी ने भी उन्हें खा जाने की इच्छा को नियंत्रित किया और पूछा, मेजर वांग टेंग, ये फोर्स डिशेज बस उन्हें घूरते मत रहो, खाओ। मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को दावत दे रहा हूं। वांग टेंग ने उन्हें खाना चखने के लिए आमंत्रित किया। उसी समय उसने पहले ही बारबेक्यू किए हुए मांस के एक टुकड़े का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बारबेक्यू किया हुआ मांस सुनहरे रंग का था, बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम। इसकी खुशबू इतनी गहरी थी कि हर किसी के पेट में भूखे कीड़े ललचा रहे थे। चूसो। किसी ने जोर से उसकी लार निगल ली। मेजर वांग टेंग, क्या हम सचमुच इन्हें खा सकते हैं? अरवेन ने चिंतित होकर पूछा।
बकवास बंद करो। अगर मैं तुम्हें ये नहीं दे रहा होता तो मैं इन्हें बाहर क्यों निकालता? वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। जल्दी करो, ये बस कुछ खाने की चीजें हैं। ऐसे बदतमीज मत बनो और मुझे शर्मिंदा मत करो। पैगी और अन्य। वेंडेल। अन्य। उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वे देहाती हैं। वांग टेंग के लिए ग्रैंडमास्टर स्तर के फोर्स डिश सामान्य भोजन थे, लेकिन उनके लिए वे खजाने थे। हाँ, वे गंवार थे। जब उनकी टीम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा तो वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में आह भरी। उनकी निगाहों में सहानुभूति थी। देखो वे क्या बन गए हैं। अपनी क्षमताओं के कारण वे बाहर से तो दुर्जय योद्धा माने जा सकते थे, लेकिन वे उसके रक्षा गृह में बंद थे, जिससे उनका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। उसने एक पत्ते में लपेटा हुआ सुनहरे भूरे रंग का बारबेक्यू किया हुआ मांस का टुकड़ा उठाया और उसे पैगी के हाथ में थमा दिया। खाओ। पैगी ने खाने को देखा और अपना संयम वापस पा लिया। अंत में उसने विरोध करना छोड़ दिया और चुपचाप मांस को अपने मुंह में ठूंस लिया। वह संकोची रहना चाहती थी, लेकिन ये बारबेक्यू किया हुआ मांस बहुत स्वादिष्ट था। ये स्वादिष्ट है। तुम भी कुछ खा लो। क्या तुम्हें भी मुझे खिलाना है? वांग टेंग ने अपनी टीम के बाकी सदस्यों की ओर देखा। पैगी के आगे बढ़ने के बाद आर्वेन और बाकी लोगों ने झिझकना बंद कर दिया। वे भूखे भेड़ियों में बदल गए और अपने सामने रखे खाने पर झपट पड़े। भाड़ में जाओ, मेरे लिए कुछ बारबेक्यू मछली छोड़ दो। अरे, तुमने मांस का वह बड़ा टुकड़ा क्यों छीना? क्या तुम इसे खा सकते हो? हट जाओ, मैं इसे 3 बार में ही खत्म कर सकता हूं। इसे मुझसे मत छीनो। छोड़ो, पहले मुझे मिल गया। वांग टेंग ने दिव्य मंच के योद्धाओं के समूह को घूर कर देखा और अपनी आंखें ढंक लीं। वह उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। एक पत्थर से 5 पक्षियों को मारना। जबकि वांग टेंग की टीम मौज मस्ती कर रही थी, अन्य मार्शल योद्धा ईर्ष्या से उनकी ओर देख रहे थे। भाड़ में जाओ। यह नरिशंस है। वे भला ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद कैसे ले सकते थे जबकि वे मोटे खाद्य पदार्थ खाते थे? सभी लोग अपना बेस्वाद खाना चबा रहे थे और बेकाबू होकर वांग टेंग की ओर देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वेंडेल का गुस्सा बढ़ता गया। वह सचमुच अपना खाना जमीन पर फेंकना चाहता था। लेकिन यदि वह ऐसा करेगा तो उसके अधीनस्थ उसके बारे में क्या सोचेंगे? अंततः उसकी तर्कशक्ति की जीत हुई और उसने आज्ञाकारी होकर अपना भोजन समाप्त कर लिया। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, उसकी टीम में से किसी को भी वेंडेल की परवाह नहीं थी। वे खाने का मजा लेने में व्यस्त थे। उन्होंने फोस के बर्तन छीनने शुरू कर दिए, जैसे कि उन्होंने 7 दिनों से कुछ खाया ही न हो। एक कदम आगे बढ़ा तो खाना खत्म हो जाएगा। किसी ने वेंडेल की तरफ देखा तक नहीं। वह कौन था? क्या उसे खाया जा सकता था? वांग टेंग ने डीक्यू से साथ में खाना खाने के लिए संपर्क किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह शायद अभी भी अपने मिशन पर था। यद्यपि वांग टेंग का मिशन कठिन था, फिर भी उन्होंने इसे शीघ्रता से पूरा कर लिया। इसके बारे में बात करते हुए, वांग टेंग एक बग था। वह शैतान के अंडे को वापस ले गया और भारी सैन्य योगदान प्राप्त किया। ध्यान रहे, ज्यादातर इंसान शैतान के अंडे से डरते थे। डीक्यू उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, लेकिन जब उसे उसकी उपलब्धियों के बारे में पता चला तो वह क्या सोचेगा? उस रात वांग टेंग की टीम को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उनका मन स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ था। वे किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। जब वे वापस लौटे तो सभी ने खुशी से डकार ली। वे अभी भी खाने के बाद के स्वाद का आनंद ले रहे थे। वांग टेंग भी संतुष्ट था। अच्छा, भोजन से उनकी टीम को अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद मिली। अगर एक भोजन पर्याप्त नहीं था तो वे दूसरा भोजन ले सकते थे। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अच्छे भोजन को अस्वीकार नहीं कर सकता। वेंडेल के लिए उसके पास भी फोर्स डिश थी, लेकिन उसका प्रभाव उतना बढ़िया नहीं था। उसके साथियों ने उसके प्रति बहुत आभार महसूस नहीं किया। तुलनाएं क्रोधित करने वाली थीं। यदि तुलना न की जाए तो कोई हानि नहीं है। वेंडेल निराश और क्रोधित था। वांग टेंग के प्रति उसकी नफरत और भी गहरी हो गई। उसे लगा कि वांग टेंग ही हर चीज का कारण है। अगले दिन वांग टेंग उस स्थान पर आया जहां शैतान का अंडाणु सील किया गया था। अंततः वह बिना किसी व्यवधान के कुछ विशेष बुलबुले प्राप्त कर सका। ये शैतानी अंडाणु एक अच्छी चीज थी। वांग टेंग को नक्षत्र, डार्क फोर्स और एन्चेंटमेंट दोनों ही गुणों की तलाश थी। दरअसल वह इस शैतानी अंडाणु से तुरंत छुटकारा पा सकता था।
लेकिन वह ऐसा कोई दूसरा बच्चा नहीं ढूंढ पाएगा जो उसे इतनी अच्छी डार्क फोर्स विशेषताएं दे सके। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह शैतानी अंडा शैतान टाइटन्स द्वारा बनाया गया था। ये दुर्लभ था। अगर उसे सैन्य कारनामों की जरूरत नहीं होती तो वह इसे जनरल कैमरून को नहीं देता। इसे छिपाना और इससे ज्यादा विशेषता वाले बुलबुले इकट्ठा करना बेहतर था। सौभाग्यवश अब स्थिति अच्छी थी। उन्होंने अपना सैन्य योगदान प्राप्त किया और जनरल कैमरून के दिल पर अपनी छाप छोड़ी। इस शैतानी डिम से छुटकारा पाने के बाद 18 सैन्य सरदारों के दिलों में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होगी। इस शैतानी अंडाणु ने उसे 2 दौर की सैन्य सहायता और अच्छे प्रभाव दिए। वांग तेंग ने स्वयं को अंगूठा दिखाया। कितना बुद्धिमानी भरा निर्णय है ये। उसने एक पत्थर से कितने पक्षी मारे? 1, 2, 3, 4, 5। उसने कम से कम 5 पक्षी मारे। तथापि वांग टेन का अच्छा मूड तब गायब हो गया जब वह शैतान के अंडे के स्थान पर पहुंचा। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह देखना नहीं चाहता था। वेबलेन। ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों था? क्या उसे शैतान के अंडे देखने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था? अरे हाँ, उसे अचानक याद आया कि जनरल कैमरून ने कल क्या कहा था। उसने उससे कहा था कि वह जल्दी न बोले। दरअसल उसने वेबलेन को फिर से देखा। वह इतना भोला था कि जनरल कैमरून की बातों पर विश्वास नहीं कर सका। शुरू में तो वे वेबलेन से सहमत नहीं थे, लेकिन अब न चाहते हुए भी उन्हें झुकना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वे स्पष्टता किसी गुप्त समझौते पर पहुंच गए थे। वांग टेन का चेहरा काला पड़ गया। वह बेकाबू होकर एक कदम पीछे हट गया और सोचने लगा कि क्या उसे शैतानी अंडाणु किसी और दिन ढूंढना चाहिए। इस बूढ़े से निपटना बहुत मुश्किल था। वह उसे फिर से कुछ शोध करने के लिए परेशान कर सकता था। डॉक्टर फ्रेंकेस्टीन से हर कोई डरता था। बेटे, तुम भाग क्यों रहे हो? आओ, तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो? जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे? वेबलेन ने आंखें घुमाई और डांटा। मिस्टर, मुझे तंग मत करो। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, है ना? वांग टेंग ने कहा। ठीक है, मैं आज आपसे शोध के बारे में बात नहीं करूंगा। जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं शैतानी अंडाणु को देखना चाहता हूं, वेबलेन ने अधीरता से कहा। यह असंभव है। वांग टेंग ने राहत की सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि वेबलेन का ध्यान शैतान के अंडे पर था। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यह बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। जब से उसे पता चला कि यह बुजुर्ग इंटेलिजेंस नेटिविटी कबीले का एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे पता था कि वह मुसीबत बन जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो इसका दोष कौन लेगा? हाँ, मुझे नीचा मत देखो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्यों होगा? मेरे अपने तरीके हैं। मेरे भी अपने तरीके हैं। ध्यान से देखो। वेबलेन का शरीर चमकने लगा और उसके शरीर पर एक दिव्य कवच दिखाई दिया। इसने उसे पूरी तरह से ढक लिया। फक! वांग टेंग ने अनजाने में ही शाप दे दिया। वह एक बड़ा कदम उठाकर वेबलेन के पास कवच का अध्ययन करने के लिए आया। ये कवच प्रकाश तत्व सामग्री से बना है। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ओह, आप बता सकते हैं? वेबलेन आश्चर्यचकित था। बिल्कुल, मैं एक ग्रैंडमास्टर लोहार हूँ। ग्रैंडमास्टर लोहार? आप इस उम्र में ही ग्रैंडमास्टर लोहार बन चुके हैं। अब वेबलेन को चौंकने की बारी थी। उसने वांग टेंग को ध्यान से देखा। उसे नहीं पता था कि यह युवक ग्रैंडमास्टर लोहार है। मिस्टर, आपको ये कवच कहाँ से मिला? ये तो आलीशान है। वांग टेंग ने कवच को खटखटाया और उत्सुकता से पूछा। किसी ने मुझे ये दिया है। आपको क्या लगता है? क्या आप हैरान हैं? वेबलेन ने गर्व से ठहाका लगाया। एट नोबल एट अमीर आदमी। वांग टेंग बेहद ईर्ष्यालु था। प्रकाश तत्व कवच प्रकाश तत्व मार्शल योद्धाओं की तरह ही दुर्लभ था। उन्हें बनाने के लिए सभी सामग्रियों को इकट्ठा करना बेहद थकाऊ था। ये काफी असाधारण था कि प्रकाश तत्व वाली सामग्रियों को मुख्य सामग्री के रूप में तथा अन्य सामग्रियों को सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया गया। हालांकि ये कवच पूरी तरह से हल्के तत्वों वाली सामग्री से बना था। अगर यह समृद्ध नहीं था तो क्या था? महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कवच एक उपहार था। उपहार? एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे ऐसा अमूल्य उपहार किसने दिया? वेबलेन वाकई प्रभावशाली था। कोई उसे उपहार के रूप में प्रकाश तत्व कवच देने को तैयार था। सामान्य लोग यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते थे। तो नौजवान, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? वेबलेन ने हंसते हुए पूछा।
नहीं, वांग टेंग ने उसे निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। वेबलेन की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने झुंझलाहट में पूछा, क्यों? प्रकाश कवच अंधेरे बल का विरोध कर सकता है, लेकिन ये शैतानी अंडाणु के आध्यात्मिक हमले का सामना नहीं कर सकता है। मुझे लगा कि यह कोई बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप नहीं जानते कि इंटेलिजेंस नेटिविटी कबीले की आत्मा बहुत मजबूत है? वेबलेन ने गर्व से कहा। कितना मजबूत? वांग टेंग ने पूछा। वेबलेन ने सूंघकर अपनी आत्मा छोड़ दी। वह फैल गई। वांग टेंग ने आत्मा को महसूस किया और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह ब्रह्मांड के स्तर को पार कर गई थी। अरे बाप रे! शाश्वत स्तर! इस साधारण से दिखने वाले बुरे आदमी की आत्मा शाश्वत स्तर तक पहुंच गई थी। इंटेलिजेंस नेटिविटी कबीला अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, इसलिए उनकी आत्मा काफी शक्तिशाली है, राउंड बॉल ने मन ही मन वांग टेंग को समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में आप अंदर जा सकते हैं। अगर कुछ भी होता है तो आपको मुझे बताना होगा। हाँ, मैं समझ गया। तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? वेबलेन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। वांग टेंग ने कड़वी मुस्कान दी। कोई उसके बारे में शिकायत कर रहा था। मैं इसलिए चिड़चिड़ा हूं क्योंकि मुझे डर है कि तुम घायल हो जाओगी। जब वेबलेन अधीरता से बोल रहे थे तो उनकी आंखों में जो कोमलता झलक रही थी, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वांग टेंग ने अपना कार्ड दिखाकर दरवाजा खोला। वेबलेन तुरंत अंदर घुस गया और शैतानी अंडे को ध्यान से देखने लगा। उसने उस पर चक्कर लगाया और जीभ चटकाते हुए अपनी ठुड्डी को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी छुरी लेकर आएगा और शैतान के अंडे को वहीं काट देगा। वांग टेंग ने शैतान के अंडे को कांपते हुए देखा। वह दंग रह गया। क्या ये डर था? डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन सचमुच डरावना था। वेबलेन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। एक दिन के बाद कई विशेषता बुलबुले दिखाई दिए। नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 500, नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 300, करामात तारांकन 100, नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 350।